हेलो बच्चों, स्टडी विद कॉन्फिडेंस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कवर करेंगे, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से आपको 8 नंबर टोटल मिलने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने स्टडी विद कॉन्फिडेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आप लोग इस वीडियो पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं, तो मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाऊंगा जो मैक्सिमम आपको स्कोर करा सकता है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स के पेपर में। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ। टॉपिक हमारा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। तो इसमें जो पहला हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ऊर्जा बैंड के बारे में। तो ऊर्जा बैंड क्या होता है? देखिए, ऊर्जा बैंड एक लघु ऊर्जा परिसर, ठीक है ना, एक लघु ऊर्जा परिसर होता है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि लघु ऊर्जा परिसर में, लघु ऊर्जा परिसर में स्थित अत्यंत निकट रूप से, अत्यंत निकट रूप से ऊर्जा स्तरों के समूह को, ऊर्जा स्तरों के समूह को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा बैंड बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज ये कोई लघु ऊर्जा परिसर है, इसमें बहुत सारे ऊर्जा स्तर हैं, ठीक है ना। ये कोई लघु ऊर्जा परिसर है जिसमें बहुत सारे क्या है? एनर्जी लेवल है, ऊर्जा स्तर है। तो इन्हीं ऊर्जा स्तरों के समूह को हम क्या बोल देते हैं? ऊर्जा बैंड बोल देते हैं, ठीक है। नॉर्मल सा टॉपिक है, ज़्यादा इसके विशेष बारे में आपको पढ़ना नहीं है। फिर ये जो ऊर्जा बैंड होता है कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है चालन बैंड और एक होता है संयोजी बैंड, ठीक। तो देखिए, चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कम होती है, संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। तो संयोजी बैंड थोड़ा सा नीचे होता है, चालन बैंड क्या होता है? ऊपर होता है। तो जिसमें चालन इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसको हम बोलते हैं चालन बैंड, और जिसमें संयोजक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? संयोजक बैंड बोल देते हैं, संयोजी बैंड बोल देते हैं। अब इसके आधार पर, ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों को हम कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं? तो 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें हम पहले को बोल सकते हैं। तो पहला हमारा जो पदार्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अचालक हो जाएगा, ठीक। दूसरा हमारा हो जाएगा, दूसरा टाइप जो हो जाएगा वो हो जाएगा चालक का, और तीसरा जो टाइप होगा वो हो जाएगा हमारा अर्धचालक का। और हमारा जो टॉपिक है ये इसी पर चलेगा, अर्धचालकों पर, क्योंकि हम इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में तो अर्धचालक युक्तियों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो अचालक क्या होते हैं? वैसे तो हम रेजिस्टिविटी के आधार पर, प्रतिरोध के आधार पर जानते हैं कि अचालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, यानी धारा को प्रवाहित नहीं करते, उसको हम क्या बोलते हैं? अचालक पदार्थ बोलते हैं। जिनकी प्रतिरोधकता बिल्कुल ही कम होती है, यानी धारा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? चालक। जिनकी प्रतिरोधकता चालक और अचालक के बीच में होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? अर्धचालक बोल देते हैं। ये तो डेफिनेशन है प्रतिरोधकता के आधार पर, प्रतिरोध के आधार पर, लेकिन हमें यहाँ बताना है किसके आधार पर? ऊर्जा बैंड के आधार पर, ठीक। तो देखिए, जैसे एक आपका बैंड है जिसको हम बोलेंगे, ऊपर वाले बैंड को क्या बोलेंगे? चालन बैंड बोलेंगे, ठीक। और जो नीचे बैंड होगा, इस नीचे वाले बैंड को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं संयोजी बैंड। क्या बोलते हैं इसको? संयोजी बैंड बोलते हैं। और इसके बीच में जो ये गैप है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल, फॉरबिडन गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्जित ऊर्जा अंतराल, या फिर इसी को हम बोल देते हैं निषिद्ध ऊर्जा स्तर, निषिद्ध ऊर्जा स्तर। अब ये जो गैप है जितना कम होगा उतना ही आसानी से यहाँ से जो संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है चालन बैंड में चले जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करा देंगे? कंडक्ट करा देंगे। तो इसका मतलब जो भी खेल है वो डिपेंड करेगा किस पर? फॉरबिडन एनर्जी गैप पर, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं? तो फॉरबिडन एनर्जी गैप को, यानी निषिद्ध ऊर्जा स्तर को हम किससे डिनोट करते हैं? ईजी से। अब देखिए ईजी का मान, ठीक है, ईजी का मान अगर ग्रेटर देन है किससे? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये ज्यादा है गैप, तो उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? अचालक बोलते हैं। यानी अगर Eg का मान, ठीक है ना, क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है? ज्यादा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे अचालक। और इस केस में, ठीक है, चालन तथा संयोजी बैंड के बीच, संयोजी बैंड के बीच, ठीक है, एनर्जी गैप, ठीक है, एनर्जी गैप, यानी उसको आप लिख सकते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? बहुत
ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर अगर आपसे पूछेगा तो आप डिफाइन कर देंगे सीधे कि वे पदार्थ जिनके लिए निश्चित ऊर्जा अंतराल Eg का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, अर्थात चालन तथा संयोजी बैंड के बीच एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अचालक पदार्थ बोलते हैं। अचालक पदार्थ में जैसे आपका आ जाएगा, ठीक, लकड़ी आ जाएगा, ठीक है ना, लकड़ी आ जाएगा, ठीक है, कांच की छड़ आ जाएगी, ठीक, जो भी चीजें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराती वो सब क्या हो जाएंगे, अचालक हो जाएंगे। चलिए, अचालक तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए हम चालक किसको बोलेंगे। तो चालक पदार्थ की भी डिफिनेशन देखो बहुत ही आसान है। इसके लिए देखो चालन बैंड, ठीक, चालन बैंड तथा जो संयोजी बैंड होंगे, ठीक है ना, चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के बीच एनर्जी गैप क्या होगा, बहुत कम होगा, यानी शून्य के बराबर होगा लगभग। तो उसको हम लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जिसमें चालन बैंड तथा संयोजी बैंड आपस में या परस्पर, ठीक है, इसको लिख सकते हैं परस्पर अध्यारोपित होते हैं, परस्पर अध्यारोपित होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं चालक, यानी क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं जिसके लिए Eg यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान लगभग क्या हो, शून्य हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, चालक बोल देते हैं, ठीक। इसके बाद बात आती है अर्धचालक की। तो अर्धचालक को हम बोलते हैं अंग्रेजी में क्या, सेमी कंडक्टर। और सेमी कंडक्टर का, सेमी का मतलब ही क्या होता है, बीच का, सेमी का मतलब ही क्या होता है, बीच का, यानी जो जिसकी चालकता चालक और अचालक के बीच होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। लेकिन हमें बताना इसके आधार पर। तो देखिए जो चालक है उसके लिए निश्चित ऊर्जा अंतराल क्या है, लगभग शून्य है। और इसके बाद जो अर्धचालक है उसके लिए जो चालक है, सॉरी अचालक है, उसके लिए क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। इसका मतलब अगर एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है और इसके बाद इससे ज्यादा है, ठीक है ना, 0 से क्या है, ज्यादा है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, तो ऐसे को हम बोल देंगे अर्धचालक पदार्थ। यानी वे पदार्थ, ठीक है, वे पदार्थ जिनके चालन तथा संयोजी बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल Eg का मान, ऊर्जा अंतराल, ठीक है, ऊर्जा अंतराल Eg का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, यानी Eg लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ऐसे पदार्थों को हम क्या बोल देते हैं, तो अर्धचालक बोल देते हैं। और अर्धचालकों में जैसे जर्मेनियम आ जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा, ये जो जिनकी संयोजकता 4 होती है, यानी 4 संयोजकता वाले तत्वों को हम क्या बोल देते हैं, तो अर्धचालक बोल देते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा। ऊर्जा बैंड क्या है, तो किसी लघु ऊर्जा परिसर में स्थित अत्यंत निकट रूप से उपस्थित ऊर्जा स्तरों के समूह को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड कितने प्रकार का होता है, 2, चालन बैंड और संयोजी बैंड। चालन बैंड किसको बोलते हैं, जिसमें चालन इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। संयोजी बैंड किसको बोलते हैं, जिसमें संयोजक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जब संयोजी बैंड से संयोजक इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाते हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जिसके कारण धारा कंडक्ट होती है। अब इनके बीच जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल या फिर निषिद्ध ऊर्जा स्तर बोलते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो Eg से डिनोट करते हैं। अगर Eg का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अचालक बोलेंगे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी दोनों चालन बैंड और जो चालन बैंड है, यानी जो संयोजी बैंड और चालन बैंड अगर दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, यानी एनर्जी जो गैप है, फारबीडन गैप बहुत ही कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोल देंगे चालक। यानी चालन बैंड और संयोजी बैंड परस्पर जब अध्यारोपित हो जाते हैं तो इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, चालक। अब ऐसे पदार्थ जिनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल या फिर निषिद्ध ऊर्जा स्तर का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, उनको हम क्या बोल देते हैं, अर्धचालक बोल देते हैं। अर्धचालकों की संयोजकता कितनी होती है, 4। और अर्धचालक जनरली जो यूज होते हैं क्या होते हैं, आपके जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं। क्लियर हो गया होगा। देखिए जर्मेनियम के लिए जो निषिद्ध ऊर्जा अंतराल होता है वो कितना होता है, तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और सिलिकॉन के लिए बात करें तो सिलिकॉन के लिए कितना होता है, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है Eg का मान, ठीक है ना। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, 0 से थोड़ा अधिक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे अर्धचालकों के प्रकार। चलिए हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अर्धचालक के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, इसको देखने के लिए डस्टर नहीं मिल रहा था। चलिए अब देखते हैं हम लोग अर्धचालक के प्रकार।
तो इससे पहले अगर आपको मालूम हो कि अर्धचालक के कितने प्रकार होते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में तुरंत लिख दीजिए कि अर्धचालक के कितने प्रकार होते हैं। और आपको अगर डिफिनेशन क्लियर हो उन दोनों अर्धचालकों की तो आप उनकी डेफिनेशन भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लिखने से चीज़ें याद रहती हैं। तो हमको क्या पढ़ना है, अर्धचालक के प्रकार। ठीक, तो अर्धचालक, ठीक है ना, अर्धचालक के प्रकार। तो अर्धचालक के कितने प्रकार होते हैं, तो अर्धचालक के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2। एक को हम देखो, अर्धचालक के 2 प्रकार होते हैं। तो एक आपका जो होता है उसको हम बोलते हैं निज या शुद्ध अर्धचालक। क्या बोलते हैं, निज या शुद्ध अर्धचालक। और दूसरा क्या होता है, अशुद्ध अर्धचालक। ठीक है ना, क्या होता है, अशुद्ध अर्धचालक। इसको बोलते हैं हम इंट्रिंसिक, क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर। और इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, ठीक है ना, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर इम्प्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्योर। अब देखिए नाम से ही क्लियर है, शुद्ध, यानी ऐसे अर्धचालक पदार्थ होंगे जिनमें किसी भी प्रकार की शुद्धि न मिली हो, यानी किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी न मिली हो, यानी इसमें अपद्रव्य नहीं मिला होता है, अपद्रव्य नहीं मिला होता है, अपद्रव्य इन द सेंस इम्प्योरिटी। ठीक, और जिनमें अशुद्धि मिली होती है, ठीक है, जिनमें अपद्रव्य मिला होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं एक्सट्रिंसिक यानी अशुद्ध। ठीक है, यानी वे अर्धचालक पदार्थ जिसमें किसी भी प्रकार के अशुद्धियों यानी अपद्रव्यों का मिश्रण नहीं किया गया होता है उसको हम बोल देते हैं निज या शुद्ध अर्धचालक। और जिनमें अशुद्धियों को मिलाया जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, अशुद्ध या फिर एक्सट्रिंसिक अर्धचालक बोल देते हैं। अब देखिए इसके बाद, अब इसमें किसी प्रकार का नहीं मिलाया जाएगा तो ये जो निज होते हैं इनकी संयोजकता कितनी होती है, तो 4 संयोजकता वाले होते हैं। और 4 संयोजकता वाले में आएगा क्या आपका, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है ना, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है, शुद्ध अर्धचालक है। इसके बाद देखिए अपद्रव्य मिलाया जाएगा तो वो भी कितने प्रकार से मिलाया जाएगा, तो 2 प्रकार से मिलाया जाता है। एक बार 5 संयोजकता वाले अपद्रव्यों को मिलाते हैं, एक बार 3 संयोजकता वाले। इसका मतलब है कि जो आपका ये अशुद्ध अर्धचालक है ये भी कितने प्रकार का हो जाएगा, 2। एक 5 संयोजकता वाले, ठीक है ना, तो जब 5 संयोजकता वाले अशुद्धियों को, 5 संयोजकता वाले अशुद्धियों को हम किसी शुद्ध अर्धचालक में मिलाते हैं तो इस प्रकार के अर्धचालक को हम क्या बोलते हैं, तो इस प्रकार के अर्धचालकों को हम बोलते हैं एन टाइप अर्धचालक बोलते हैं। और देखिए जो आपका जब हम 3 संयोजकता वाले तत्वों को मिलाते हैं, 3 संयोजकता वाले तत्वों को मिलाया जाता है तो इस प्रकार बने अर्धचालक को हम क्या बोलते हैं, पी टाइप अर्धचालक बोलते हैं। अब देखिए जो निज अर्धचालक होते हैं इनकी जो वैलेंसी होती है कंप्लीट होती है। ठीक है, इनकी जो वैलेंसी होती है ये क्या होती है, कंप्लीट होती है। ये अगल बगल के जर्मेनियम परमाणुओं से अपनी वैलेंसी को कंप्लीट किए रहते हैं। ठीक है, यहाँ मान लीजिए है तो ये इधर से कंप्लीट होगा, यहाँ है तो ये यहाँ से कंप्लीट होगा, यहाँ है तो यहाँ से कंप्लीट होगा और ये दोनों आपस में कंप्लीट होंगे। इधर फिर ये इससे कंप्लीट होगा, इधर ये ऐसे कंप्लीट होगा, इधर से ऐसे कंप्लीट होगा, इधर से ये बगल से कंप्लीट होगा, बगल के जर्मेनियम से, इधर बगल के जर्मेनियम से, ये दोनों आपस में कंप्लीटेड होंगे। यानी इनका जो सहसंयोजक बंध है वो पूर्ण होता है। ठीक है, जो इनका सहसंयोजक बंध होता है इनका क्या होता है, पूर्ण होता है। तो 0 टेम्परेचर पे ये किसकी भांति व्यवहार करते हैं, तो 0 टेम्परेचर पे अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है ना, देखिए इसकी पूरी वैलेंसी है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है ना, अगल बगल के परमाणुओं से ये अपने को कंप्लीट किए रहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर इसी में हम 5 संयोजकता यानी 5 संयोजकता वाले में जैसे आर्सेनिक को हमने मिला दिया, किसको मिला दिया, आर्सेनिक। तो आर्सेनिक के जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक इधर से बनाया, एक इधर से बनाया और एक इधर से बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक बन गया, सब बन गया। तो जो आपका 5वां इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और ये जब फ्री हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इस प्रकार जो अर्धचालक बनता है उस अर्धचालक को हम क्या बोलते हैं, एन टाइप बोलते हैं। क्लियर। अब अगर इसी में हम, ठीक है ना, क्लियर है ना, 5 संयोजकता वाले मिलाएंगे तो 4 तो सहसंयोजक बन जाएगा, एक फ्री हो जाएगा जिससे थोड़ा सा ही टेम्परेचर मिलने पर ये इलेक्ट्रॉन इसमें सर्किट में मूव करने लगता है और आसानी से धारा का प्रवाह होने लगता है। अब देखिए जब 3 संयोजकता वाले को मिलाएंगे, जैसे सपोज हम कर लेते हैं एल्यूमिनियम को मिलाया, तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो 3 तो वैलेंसी कंप्लीट होगी, लेकिन यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोटर। क्या बोलते हैं, कोटर बोलते हैं। तो ये कोटर यहाँ पर आ जाता है
और जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोई जब सहसंयोजक कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के इस कोटर को क्या कर देता है, कंप्लीट। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएगा कोटर को कंप्लीट करने, तो फिर से यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। इस प्रकार से लगातार होल का क्रिएशन होता रहता है, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव करते रहते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, धारा का प्रवाह होता रहता है। लेकिन जब तीन संयोजकता वाले अशुद्धि को मिलाया तो इस प्रकार बना जो अर्धचालक होता है आपका क्या कहलाता है, पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। ठीक है ना। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि पी टाइप अर्धचालक में क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, कोटर होते हैं। और पी टाइप अर्धचालक में कितने संयोजकता वाली अशुद्धियों को मिलाया जाता है, तो 3 संयोजकता वाली अशुद्धियों को मिलाया जाता है। और 3 संयोजकता वाली अशुद्धियां कौन कौन होती हैं, तो जैसे बोरान हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब आपकी क्या होगी, 3 संयोजकता वाली। आपसे पूछे एन टाइप अर्धचालक में, तो एन टाइप अर्धचालक में जो आवेश वाहक होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसमें कितनी संयोजकता वाले को मिलाया जाता है, तो 5 संयोजकता वाले को मिलाया जाता है। जैसे क्या हो जाए, जैसे आपका हो जाए आर्सेनिक हो जाए, ठीक है ना, एंटीमनी हो जाए, ये सब आपके क्या होते हैं, तो 5 संयोजकता वाले होते हैं। ठीक है, आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, जब हम पी और एन टाइप को आपस में मिलाते हैं, पी और एन टाइप को जब आपस में मिलाते हैं तो उससे बनता है डायोड। और इस प्रकार के डायोड को हम क्या बोलते हैं, पीएन संधि डायोड। कि पीएन संधि डायोड बोलने का मतलब ये है कि जब दोनों को मिलाया जाता है तो बीच में संधि बन जाती है, और संधि के दोनों ओर आवेश वाहक एकत्रित हो जाते हैं, यानी एन टाइप की ओर पॉजिटिव और इसके बाद पी टाइप की ओर नेगेटिव आयन यानी इलेक्ट्रॉन आकर के इकट्ठा हो जाते हैं, तो डिप्लेशन लेयर बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं अवक्षय परत। अवक्षय परत की प्रॉपर डिफिनेशन आपसे पूछी जाए तो अवक्षय परत की जो प्रॉपर डिफिनेशन होती है कि पीएन संधि में ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई भी चलनशील आवेश वाहक नहीं होते हैं, ऐसे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, तो अवक्षय परत बोलते हैं। ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए एक बार, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए, जो अगला टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है आपका पीएन संधि डायोड। ठीक है ना, पीएन संधि डायोड। तो सबसे पहले आपको जो चीज याद रखनी है वो पॉइंट हम बताते चलते हैं आपको। तो सबसे पहले जो आपको पॉइंट याद रखना है वो पॉइंट है कि पहला, ठीक है ना, ये मूल अर्धचालक युक्ति है। ठीक है ना, पीएन संधि डायोड, ठीक है ना, ये क्या है, तो एक मूल अर्धचालक युक्ति। क्या है, मूल अर्धचालक युक्ति है। ठीक, इसके एक क्षेत्र में ग्राही आयनों की, ठीक है ना, दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इसके एक क्षेत्र में ग्राही आयनों की अधिकता होती है। ठीक है ना, ग्राही आयनों की क्या होती है, अधिकता होती है। इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, तो इस क्षेत्र को हम बोलते हैं पी क्षेत्र। क्या बोलते हैं, पी क्षेत्र। तथा दूसरे क्षेत्र में दाता आयनों की क्या होती है, अधिकता होती है। तो दाता आयनों में जिस क्षेत्र में दाता आयनों की अधिकता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यन क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यन क्षेत्र। अब देखिए, इसमें यन क्षेत्र में और पी क्षेत्र में, ये देखिए आपका पी क्षेत्र है, इसमें किसकी अधिकता है, तो दाता आयनों की अधिकता है, तो इसको हम बोल सकते हैं, सॉरी, ग्राही आयनों की अधिकता है तो इसको हम बोल सकते हैं ग्राही क्षेत्र। ठीक है, और इसमें दाता आयनों की अधिकता है तो इसको हम दाता क्षेत्र भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, दाता क्षेत्र। ठीक है, और इनके बीच जो परिसीमा बनती है, ठीक है ना, इस परिसीमा को हम क्या बोलते हैं, पीएन संधि। क्या बोलते हैं, पीएन संधि। ठीक है, अब देखिए पीएन संधि के केस में होता क्या है, जैसे ही पीएन संधि बनती है तो यन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन, ये आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं किधर, पी क्षेत्र की ओर। और पी क्षेत्र के जो एक कोटर है, ठीक है ना, ये क्या है, कोटर है, ठीक, और ये क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन है। तो पी क्षेत्र से कोटर एन क्षेत्र की ओर, एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं, और परस्पर अपने अपने पूरकों से मिलकर के क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। और उदासीन होने के बाद इधर यन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है EI। और जब इनका न्यूट्रलाइजेशन होता है, यानी जब ये उदासीन होते रहते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI, ये इतना प्रबल हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन और कोटर का विसरण था, यानी इधर से जो इलेक्ट्रॉन कोटर में जा रहे थे यानी पी क्षेत्र में, और पी क्षेत्र से जो कोटर इधर आ रहे थे यन क्षेत्र में, इनका विसरण क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो अपोजिट आयन, यानी इधर से इलेक्ट्रॉन निकल करके पी क्षेत्र की ओर रुक जाते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इधर आकर के रुक जाते हैं माइनस
क्योंकि पी क्षेत्र पॉजिटिव वाला होता है और इधर से पॉजिटिव आकर के इलेक्ट्रॉन यानी एन क्षेत्र की ओर क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो यहाँ पर एक परत बन जाती है, इस परत को हम क्या बोलते हैं, तो अवक्षय परत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवक्षय परत बोलते हैं। और अवक्षय परत को पार करने के लिए यहाँ एक बैरियर बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। और ये पोटेंशियल बैरियर को हम क्या बोल देते हैं, तो विभव प्राचीर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, विभव प्राचीर बोल देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए आपसे प्रश्न आएगा कि अवक्षय परत किसको बोलते हैं, तो अवक्षय परत की डिफिनेशन बहुत ही क्लियर है। ठीक है, पीएन संधि डायोड में वह क्षेत्र, ठीक है, आपको क्या लिखना है, पीएन संधि डायोड में वह क्षेत्र जहां, ठीक है, जहां कोई भी, ठीक है, कोई भी का मतलब कोटर अथवा इलेक्ट्रॉन, कोटर अथवा इलेक्ट्रॉन चलनशील आवेशवाहक नहीं होते हैं, उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, तो अवक्षय परत बोलते हैं। और अवक्षय परत की जो मोटाई होती है यानी चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻6 मीटर की होती है। ठीक है। अब देखिए जब इसको बाहर से कोई वोल्टेज नहीं दिया जाता, तो इसको जब बाहर से कोई वोल्टेज नहीं दिया जाता तो इसमें जो नेट धारा का प्रवाह होता है शून्य होता है। क्यों, आपको लग रहा होगा इधर वैद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ तो इधर से धारा बह गया, ठीक है, इसके कारण धारा बहती है, लेकिन पश्चिम दिशा में होने के कारण इधर से कोई धारा नहीं बहती, यानी जो पीएन संधि डायोड होता है इसमें नेट धारा का मान क्या होता है, शून्य होता है। अब चलिए पीएन संधि डायोड हो गया, तो इसकी बाइसिंग हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पीएन संधि डायोड की बायसिंग कितने प्रकार से की जाती है, तो पीएन संधि डायोड को 2 प्रकार से बायस किया जा सकता है, यानी 2 प्रकार से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, एक होता है आपका अग्र अभिनत, क्या होता है, अग्र अभिनति, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं कभी कभी क्या, अग्र दिशिक, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका पश्च अभिनति, क्या होता है, पश्च अभिनति होता है। तो पश्च अभिनति को हम कभी कभी बोल देते हैं पश्च दिशिक, क्या बोल देते हैं, पश्च दिशिक। और अग्र जो पश्च शब्द है इसके लिए कभी कभी उत्क्रम शब्द भी आ जाता है, तो उत्क्रम अभिनति भी बोल देते हैं। तो आपको समझना है कि पीएन संधि जो डायोड है, पीएन संधि डायोड को हम कब अग्र अभिनति में बोलेंगे और कब पश्च अभिनति में बोलेंगे, ये भी आपको याद रखना है। तो जब आपका, ठीक है ना, जैसे सपोज ये आपका क्या है, पीएन संधि डायोड है, ठीक है, ये आपका क्या है, पीएन संधि डायोड है। तो पीएन संधि डायोड में ये आपका पी क्षेत्र है, ये आपका क्या है, एन क्षेत्र है, ये आपकी अवक्षय परत है। तो इधर से देखिए जो आपकी अग्र अभिनति होगी इसमें आपको याद रखना है, इसमें ट्रू कनेक्शन किया जाता है। एक चीज आपको क्या याद रखनी है, ट्रू कनेक्शन। ट्रू कनेक्शन का मतलब होगा कि पॉजिटिव, ठीक है, पी फॉर पी टाइप यानी पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव को किससे जोड़ेंगे, पॉजिटिव से, और एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव को किससे जोड़ेंगे, नेगेटिव से। अगर इसको याद रखते हैं तो आपका क्लियर रहेगा। तो ट्रू कनेक्शन कब बोलेंगे, जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे। तो पी टाइप में क्या होते हैं, प्लस होते हैं यानी कोटर होते हैं, एन टाइप में क्या होते हैं, माइनस होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको समझना है बस, ठीक। तो जब पी को हम बैटरी के प्लस टर्मिनल से और एन को बैटरी के माइनस टर्मिनल से जोड़ते हैं तो इस प्रकार का जो कनेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, अग्र अभिनति कहलाता है। क्या कहलाता है, अग्र अभिनति। अब देखिए अग्र अभिनति के केस में होता क्या है, तो अग्र अभिनति के केस में समझिएगा, इधर प्लस है और इधर भी क्या है, प्लस है। तो जब इधर से बैटरी के प्लस से इधर से निकल करके प्लस जाएगा तो इसमें पहले से कोटर प्रेजेंट है, ठीक है ना, पी टाइप में पहले से कोटर क्या है, प्रेजेंट है। और इधर से ऋण सिरे से क्या निकल के जाएगा, इलेक्ट्रॉन। और जब ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा तो एन क्षेत्र में पहले से क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जैसे ही दोनों ओर से, उधर से कोटर और इधर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा और प्रतिकर्षण के कारण ये दोनों को ढकेलेंगे। उधर से कोटर इधर आएगा और इधर से इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे। तो जब दोनों में आपस में प्रतिकर्षण होता है तो जो अवक्षय परत थी, इस अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाती है, घट जाती है। और जब अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है तो आसानी से जो कोटर है वो पी क्षेत्र से कहां चले जाते हैं, एन क्षेत्र में, और एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन कहां चले आते हैं, पी क्षेत्र में चले आ जाते हैं। और इनके संयोजन से परिपथ में एक धारा बहने लगती है जिसको हम क्या बोलते हैं, अग्रधारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्रधारा बोलते हैं, जिसकी दिशा अग्रधारा बोलते हैं, जिसकी दिशा किधर से किधर होती है। तो यहाँ पहले एक वैद्युत क्षेत्र भी स्थापित हो जाता है जिसको हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र ई, और इसका मान इससे जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र होता है ई से क्या होता है, कम। तो आपको अग्रदिशिक में ये याद रखना है, मोटे मोटे तौर पे याद रखना है कि जब हम बैटरी के जब हम पीएन संधि डायोड के पी सिरे को बैटरी के धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो इस प्रकार का जो बाइसिंग है, इस प्रकार की अभिनति को हम क्या बोलते हैं, अग्र अभिनति बोलते हैं। की पॉइंट आपको याद रखना है कि अग्र अभिनति में जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा पी से एन की ओर होती है तथा आंतरिक जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा एन से पी की ओर होती है। जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उसका मान बाह्य वैद्युत क्षेत्र से बहुत कम होता है और यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट हो जाता है।
और फिर इस केस में मेन जो पॉइंट याद रखना है कि जब पी एन संधि डायोड को अग्रदिशित किया जाता है तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है, और जब अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाएगी तो उसका प्रतिरोध भी कम हो जाएगा, तो आसानी से कोटर N में और आसानी से इलेक्ट्रॉन P में गति कर पाएंगे, जिसके कारण इसमें धारा बहने लगती है। इसको हम क्या बोलते हैं? अग्रधारा बोलते हैं। अब इसमें देखिए जो अग्रधारा यानी इसमें जो धारा का कारण है वो मेन धारा का कारण क्या है? तो धारा का कारण आपका इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों होता है, क्योंकि दोनों की गति हो रही। तो इलेक्ट्रॉन और कोटर आपके क्या होते हैं? दोनों होते हैं, और इसमें प्रबल धारा बहती है। इसमें क्या होती है? प्रबल धारा बहती है। क्लियर है? ठीक। अब देखिए दूसरे प्रकार की अभिनति कैसी होगी। तो दूसरे प्रकार की अभिनति को हम समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर समझ लेते हैं दूसरे प्रकार की अभिनति। जैसे फिर से ये क्या हो गया आपका? एक पीएन संधि डायोड हो गया। तो पीएन संधि डायोड में यहाँ आपका संधि होगी। ठीक, इधर क्या होंगे? प्लस होंगे। ठीक है, इधर क्या होंगे? माइनस होंगे। ये जो प्लस वाले क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं? पी क्षेत्र, और जो माइनस वाला है इसको हम क्या बोलते हैं? एन क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रू कनेक्शन में, ट्रू कनेक्शन जब होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो ट्रू कनेक्शन को हम बोलते हैं अग्रदिशिक। और जब फॉल्स कनेक्शन करेंगे, और फॉल्स कनेक्शन का मतलब आपको याद रखना है, ठीक है ना? फॉल्स कनेक्शन, ठीक, फॉल्स कनेक्शन। तो फॉल्स कनेक्शन पहले होगा किसमें? तो जब हम उत्क्रम अभिनति करेंगे पीएन संधि डायोड को, यानी पश्च दिशिक करेंगे, तो फॉल्स कनेक्शन यानी पॉजिटिव को किससे जोड़ेंगे? माइनस से, और नेगेटिव को किससे जोड़ेंगे? प्लस से। तो इस प्रकार के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? तो इस प्रकार के कनेक्शन को हम बोलते हैं फॉल्स कनेक्शन। यानी जो पी टाइप है इसको हमें बैटरी के माइनस से जोड़ना है, और जो एन टाइप है इसको हमको बैटरी के प्लस से जोड़ना है। यहाँ पर एक डिप्लेशन लेयर बनेगी, अवक्षय परत। अब देखिए अवक्षय परत इस केस में होती क्या है? ठीक है ना? इधर जो वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा बाहर वाला, वो किधर से हो जाएगा? इधर से यहाँ आ जाएगा, यानी यन क्षेत्र से किधर हो जाएगा? पी की ओर। और जब यन क्षेत्र से पी की ओर हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ जो बैटरी के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो ई इधर होगा, और अंदर जो भी है वो भी किधर है? इधर ही है। तो ये जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है वहां के इलेक्ट्रॉनों को सहायता करने लगेगा जाने में। लेकिन इधर से देखिए माइनस जा रहा है, और इधर क्या है? प्लस। तो यहाँ के प्लस को यानी कोटरों को ही माइनस क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। और इधर से प्लस जा रहा है, यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इन इलेक्ट्रॉनों को भी क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो इस स्थिति में जो अवक्षय परत होती है, इस अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इस अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मान लीजिए अवक्षय परत है तो इसकी चौड़ाई बढ़ गई। अब जब चौड़ाई बढ़ जाएगी तो क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ से पी में आ पाएगा? नहीं जम कर पाएगा। क्या यहाँ से कोटर यहाँ जा पाएगा? नहीं जम कर पाएगा। तो इस स्थिति में इसमें से धारा नहीं बहती है। लेकिन अल्पसंख्यक वाहकों के कारण एक सूक्ष्म धारा बहती है, क्षीण धारा बहती है, जिसका मान क्या होता है? नगण्य होता है। और हम मानते हैं कि जब पीएन संधि डायोड पश्च दिशिक होता है तो धारा को अनुमत नहीं करता है। इसका मतलब पीएन संधि डायोड केवल एक ही दिशा में धारा को अनुमत करता है, जब पी को प्लस से बैटरी के और एन को बैटरी के माइनस से जोड़ते हैं तब। अब देखो की पॉइंट याद रखना है। तो जो आपका उत्क्रम अभिनति होगा उसके लिए आपको लिखना क्या है? तो उत्क्रम अभिनति के केस में आप लिखेंगे कि जब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को, पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के अभिनति को पश्च अभिनति या फिर उत्क्रम अभिनति बोलते हैं, या पश्च बोलते हैं कि पीएन संधि डायोड पश्च दिशिक है। पश्च दिशिक में धारा नहीं बहती है। पश्च दिशिक के केस में जो अवक्षय परत होती है उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रतिरोध का मान भी बहुत बढ़ जाता है, और इस केस में धारा नहीं बहती, एक बहुत क्षीण धारा बहती है, जो किसके कारण बहती है? तो अल्पसंख्यक वाहकों के कारण बहती है। अब देखिए अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वाहक आया, तो उसको भी यहाँ आप याद रखिएगा। अल्पसंख्यक वाहक क्या होते हैं? तो किसी भी क्षेत्र में जिनकी संख्या अधिक होती है उसको बहुसंख्यक वाहक बोलते हैं, और जिसकी संख्या कम होती है उसको क्या बोलते हैं? अल्पसंख्यक वाहक बोलते हैं। जैसे अगर हम पी क्षेत्र की बात करें, ठीक है ना, हम एन क्षेत्र की बात करें, तो पी क्षेत्र में बहुसंख्यक वाहक क्या होते हैं और एन क्षेत्र में बहुसंख्यक वाहक क्या होते हैं? तो आपको याद रखना है कि पी क्षेत्र में कोटर बनते हैं, यानी पी क्षेत्र कोटरों से बनता है, तो इसमें बहुसंख्यक वाहक, ठीक है ना, बहुसंख्यक वाहक क्या होंगे? कोटर, ठीक, और अल्पसंख्यक वाहक क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, अल्पसंख्यक वाहक क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। और जो एन क्षेत्र है, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो इसमें बहुसंख्यक वाहक क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और जो अल्पसंख्यक वाहक होंगे वो क्या हो जाएंगे? कोटर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी जो वैद्युत चालन होता है इलेक्ट्रॉनों और कोटर दोनों के कारण होता है, ठीक है, समझ में आया होगा ये चीज।
अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं समझने के लिए तो समझ लीजिए। देखिए वीडियो बहुत शॉर्ट बनाना चाहते हैं हम, इसलिए आपको बहुत जल्दी जल्दी समझा रहे हैं। हमको आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, एक आप जैसे पूरा वीडियो आप देखेंगे 4 घंटा 5 घंटा का, तो इससे अच्छा 1 घंटे की वीडियो को ही हम 2 से 3 बार देख लें और क्लियर हो जाए टॉपिक, उसको आसानी से आप क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। चलिए, तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। इसके बाद देखिए एक चीज़ और छूट रहा था, पीएन संधि डायोड को अगर परिपथ में दिखाना है तो हम किस प्रकार से दिखाएंगे। तो पीएन संधि डायोड का जो प्रतीक है हम इधर बना देते हैं। पीएन संधि डायोड का जो प्रतीक हो उसको हम इस प्रकार से दिखाते हैं। त्रिभुजाकार जो आकृति होती है वो बताती है पी क्षेत्र को, और जो स्लाइस जैसी पतली तरास है उसको हम बोलते हैं यन। तो ये हो गया यन और ये हो गया पी। जो यन है इसको हम कैथोड से जोड़ते हैं, ट्रू कनेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। और जो पी है इसको हम एनोड से जोड़ते हैं, यानी प्लस से जोड़ते हैं। ये है परिपथ प्रतीक किसका, पीएन संधि डायोड का। चलिए अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए आगे जो टॉपिक हम पढ़ते हैं वो टॉपिक है कि पीएन संधि डायोड को हम अर्ध तरंगदिष्टकारी के रूप में भी प्रयुक्त कर सकते हैं और पीएन संधि डायोड को हम पूर्ण तरंगदिष्टकारी के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि दिष्टकारी होता क्या है। तो दिष्टकारी हम बोलते हैं किसको, रेक्टिफायर को बोलते हैं, ठीक है ना, रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर का काम क्या होता है, रेक्टिफाई करना, ठीक। तो एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करता है एसी करंट को किसमें, डीसी करंट में, ठीक है। तो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो एसी करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करती है, ऐसे युक्ति को हम क्या बोलते हैं, तो दिष्टकारी बोलते हैं। जो अकेला पीएन संधि डायोड होता है वो अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है। वो कैसे कार्य करता है, हम आपको दोनों को एक ही बार में समझाएंगे और दोनों का कंपेरिजन भी कराएंगे, तो आपको आसानी से चीज समझ में आने वाली है। देखिए आपका ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है यानी अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड वर्क करता है। कैसे वर्क करता है यहाँ पर आपको प्रॉपर्ली दिख रहा है, ठीक है। ये डायोड यहाँ पर लगा हुआ है एक डी, ठीक है। अब देखिए जो ये डायोड है ये एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वोल्टेज यानी निवेशी वोल्टेज पर प्रत्यावर्ती धारा को आरोपित किया गया है और ये वर्किंग कर रहा है। तो जो द्वितीय कुंडली है ट्रांसफार्मर की उसके S10 को बैटरी के यानी पीएन संधि डायोड के पी से, और जो S2 है इसको लोड रेजिस्टेंस RL से, और लोड रेजिस्टेंस RL को किससे जोड़ा गया है, N से जोड़ा गया है। अब तो इस केस में जो आपका ये पीएन संधि डायोड होगा ये किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइज में हो जाएगा, अग्र अभिनति में हो जाएगा। और आपको मालूम है कि जो पीएन संधि डायोड होता है अग्र अभिनति में धारा को अनुमत करता है। अब देखिए जब धनात्मक अर्ध साइकिल के लिए ये वाली साइकिल क्या है, पॉजिटिव है, तो धनात्मक अर्ध साइकिल के लिए ये प्लस टर्मिनल है और ये क्या है, माइनस टर्मिनल है। तो जैसे धारा जाएगी, जैसे ही ये वाली जो चक्र है धनात्मक वाला, ये जैसे ही इंटर करेगा तो प्लस कंडक्ट हो जाएगा प्लस से और माइनस कंडक्ट हो जाएगा माइनस से। इस प्रकार का जो आपका डायोड है किसमें हो जाएगा, अग्र दिशा में, और अग्र दिशा में धारा को अनुमत करेगा और यहाँ से लोड रेजिस्टेंस पर हमको निर्गत वोल्टेज यहाँ पर क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार ऋणात्मक अर्ध साइकिल के लिए ए वाला सिरा आपका क्या है, माइनस हो जाएगा और ए वाला सिरा क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये माइनस जो है ये माइनस जाकर के जुड़ेगा किससे, पी से, और जो ये प्लस है जाकर के जुड़ेगा किससे, एन से। तो इस केस में जो आपका डायोड है वो क्या हो जाएगा, पश्च दिशिक, और पश्च दिशिक में जो पीएन संधि डायोड होता है वो धारा को अनुमत नहीं करता है। तो इस केस में जो ऋणात्मक अर्ध साइकिल है ये ऋणात्मक अर्ध साइकिल रेक्टिफाई होकर के हमें निर्गत वोल्टेज पर नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी धारा पश्च दिशिक होने में नहीं आ रही है। इसके बाद फिर से धनात्मक अर्ध साइकिल के लिए माइनस हो जाएगा, तो धनात्मक अर्ध साइकिल के लिए फिर से डायोड क्या होगा, अग्रदिशिक होगा, और अग्रदिशिक में फिर से धारा को अनुमत करेगा और लोड रेजिस्टेंस हमें फिर से क्या हुआ, यहाँ पर रेक्टिफाई वोल्टेज मिल जाएगा। इसी प्रकार से फिर से ये माइनस होगा तो माइनस के केस में फिर से नहीं मिलेगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही होता जाएगा। और यहाँ पर हमें आधी ही तरंग रेक्टिफाई होकर के मिल पाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका पीएन संधि डायोड होता है वो अकेले अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में क्या होता है, कार्य करता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। सेम वर्किंग है पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे करता है। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त होता है उसका सर्किट डायग्राम आपके सामने प्रदर्शित है। इस सर्किट डायग्राम में वही ऊंचाई ट्रांसफार्मर है जिसके प्राइमरी जो सिरे हैं प्राइमरी कॉइल के वो P1 और P2 है। P1 और P2 से एसी प्रत्यावर्ती धारा को निवेश किया गया है जो हमें निर्गत वोल्टेज के रूप में लोड रेजिस्टेंस RL से क्या होने वाली है, प्राप्त होने वाली है। इसमें जो मेन चीज है इसमें हम दो डायोड का प्रयोग करेंगे। एक डायोड को हमने नाम दिया है D1 और दूसरे को हमने डायोड क्या दिया है, नाम D2 दिया है।
अब देखो दो डायोड लगाने का फायदा क्या है कि यहाँ पर ये क्या था, एक प्लस था और यहाँ पर ये क्या था, माइनस। जब ये वाला डायोड नहीं था तो प्लस वाला प्लस से जुड़ा और माइनस वाला किससे जुड़ गया, माइनस से जुड़ गया। तो इस केस में यहाँ से रेक्टिफाई वोल्टेज हमको मिल जाता था। लेकिन अब देखो दोनों वोल्टेज कैसे काम करेंगे, हाई वाला जो है इसके लिए ये प्लस जाकर के इससे जुड़ जाएगा और माइनस जाकर के इससे जुड़ जाएगा एन से, ठीक है, यहाँ से जाकर के जुड़ेगा माइनस से। तो ये जो आपका पहला वाला डायोड है किसमें हो जाएगा, अग्रदिशिक हो जाएगा। पहला वाला जो है किसमें हो जाएगा, अग्रदिशिक हो जाएगा। तो जब पहला वाला अग्रदिशिक हो जाएगा तो दूसरा ये माइनस है, ठीक है, तो ये दूसरा पहले जाकर के माइनस से जुड़ेगा, फिर ये वाला जाकर के किससे जुड़ेगा, प्लस से जुड़ेगा। तो जो आपका दूसरा डायोड है D2 वो क्या हो जाएगा, पश्चदिशिक। तो धनात्मक अर्ध साइकिल के लिए डायोड D1 अग्रदिशिक होगा और डायोड D2 क्या होगा, पश्चदिशिक होगा और डायोड D1 धारा को जाने देगा जो निर्गत वोल्टेज के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद ऋणात्मक अर्ध साइकिल के लिए फिर से अपोजिट हो जाएगा, ये ऋण जाकर के इससे जुड़ेगा यानी एन से हो जाएगा और ये प्लस जाकर के पी से जुड़ जाएगा। तो अब जो डायोड D2 है वो क्या हो जाएगा, अग्रदिशिक, और डायोड D1 क्या है, पश्चदिशिक हो जाएगा। तो ये धारा को जाने नहीं देगा, तो ये वाला तो धारा को जाने देगा ना, तो यहाँ से फिर धारा जाएगी और आपको निर्गत वोल्टेज के रूप में मिल जाएगी। इस प्रकार जब दो डायोड लगाते हैं तो पूरी की पूरी जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज हमने यहाँ पर आरोपित किया है प्राइमरी कॉइल पर, ये पूरे के पूरे वोल्टेज को क्या कर देता है, रेक्टिफाई कर देता है। देखिए धनात्मक अर्ध साइकिल भी आ गई, ऋणात्मक अर्ध साइकिल भी आ गई, फिर धनात्मक आएगी, फिर ऋणात्मक अर्ध साइकिल वापस से क्या हो जाएगी, आती रहेगी। इस प्रकार से जो आपका पीएन संधि डायोड है वो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में भी क्या होता है, कार्य करता है। क्रियाविधि आप लिख सकते हैं, क्रियाविधि दोनों की सेम लिखनी है। पीएन संधि डायोड में एक डायोड का प्रयोग किया है, इसमें दो। तो अगर इसकी रचना लिखनी है तो लिखेंगे, इसमें एक उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है जिसके प्राथमिक कुंडली के सिरे P1 व P2 से निवेशी वोल्टेज को आरोपित किया जाता है, और इसके बाद द्वितीय ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली S1 को डायोड P1 डायोड के P सिरे से जोड़ा जाता है, और इसके बाद S2 सिरे को लोड रेजिस्टेंस RL से और RL को N टाइप अर्धचालक से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से जो आपका पीएन संधि डायोड होता है धनात्मक अर्ध साइकिल के लिए अग्रदिशिक हो जाता है, ऋणात्मक के लिए पश्चदिशिक हो जाता है। धनात्मक के केस में धारा को अनुमत करता है और लोड रेजिस्टेंस से हमें वोल्टेज मिलता है, ऋणात्मक के केस में अनुमत नहीं करता तो वो वोल्टेज रेक्टिफाई होकर के नहीं मिलता। तो यहाँ पर एक निश्चित अंतराल आ जाता है और स्पंदमान हो जाता है। सेम यहाँ पर वही चीज है, लिखेगा कंस्ट्रक्शन, दो डायोड लगा हुआ है। धनात्मक अर्ध साइकिल के लिए D1 क्या होता है, अग्रदिशिक हो जाता है, D2 क्या होता है, पश्चदिशिक हो जाता है। ऋणात्मक अर्ध साइकिल के लिए D2 क्या हो जाता है, अग्रदिशिक, और D1 क्या हो जाता है, पश्चदिशिक हो जाता है। इस प्रकार अल्टरनेट ये दोनों के दोनों जो है निर्गत वोल्टेज को RL से देते रहते हैं। तो इस प्रकार जो पूरी की पूरी जो वोल्टेज होता है पूरा रेक्टिफाई होकर के हमको मिल जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो पीएन संधि डायोड होता है वो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य करता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूरा जो चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स का उसको हमें 1 से 1.5 घंटे के वीडियो में पूरा समाप्त करना है, ठीक है। चलिए उतार लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। अब देखिए जो आगे है पीएन संधि डायोड का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो पीएन संधि डायोड का उपयोग हम एलईडी में करते हैं, फोटो डायोड में करते हैं, सोलर सेल में करते हैं। तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि एलईडी क्या होता है। तो एलईडी देखो जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है, इसका जो फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। यानी इस डायोड से क्या निकलती है, लाइट निकलती है, यानी लाइट को इमिट करने वाले डायोड को हम क्या बोलते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं। तो एलईडी एक ऐसी युक्ति होती है जो बैटरी के ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलईडी बोलते हैं, ठीक है। अब एलईडी का जो वर्किंग प्रोसेस है वो किस पर करता है, यानी परिपथ जो प्रतीक है पहले उसको ही देख लेते हैं। तो परिपथ में एलईडी को कुछ ऐसे रखा जाता है, और जो परिपथ में एलईडी को जोड़ा जाता है तो किस में जोड़ा जाता है, अग्रदिशिक में जोड़ा जाता है। जैसे कि आपको देख रहा होगा N माइनस से जुड़ा है, P किससे जुड़ा है, प्लस से। तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, अग्रदिशिक बोलते हैं। और यहाँ पर एक प्रतिरोधक लगा रहता है, ये प्रतिरोधक धारा के मान को क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी अधिक धारा होने पर ये इस डायोड को क्षतिग्रस्त होने से क्या करता है, बचाता है। अब देखिए जैसे ही पीएन संधि डायोड को अग्रदिशिक किया जाता है तो अग्रदिशिक होने पर N क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन निकल करके P क्षेत्र में आते हैं, और P क्षेत्र के कोटर किधर जाते हैं, N क्षेत्र में जाते हैं, और परस्पर उदासीन होकर के एक अवक्षय परत बना लेते हैं। अब अवक्षय परत बनाने के बाद फिर इसके बाद लगातार ये प्रोसेस होते रहता है, क्योंकि बैटरी से जुड़े हुए हैं। तो जो अल्पसंख्यक वाहक होते हैं इनका जो सांद्रण होता है अधिक हो जाता है, ठीक है ना, संधि के पास इनका सांद्रण क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो अधिक होने के कारण ये पुनः संयोग करने के लिए जाते हैं। तो जब पुनः संयोग करते हैं, यानी अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन और कोटर जब पुनः संयोग करते हैं
तो उनके संयोग के समय यानी जब लोग जुड़ते हैं तो उस जुड़ते समय एक ऊर्जा निकलती है, और ऊर्जा किसके बराबर होती है? फोटॉन के बराबर होती है, और उस डायोड से प्रकाश के रूप में क्या हो जाती है? उत्सर्जित हो जाती है। तो इस प्रकार से आपका फोटो डायोड क्या करता है, सॉरी एलईडी क्या करती है? वर्क करती है। क्लियर हुआ? तो एलईडी में क्या है, तो एलईडी को पश्चदिशिक रखते हैं, ठीक। और इसकी वर्किंग प्रोसेस आपको लिखना है, तो लिखेंगे जब एलईडी को अग्रदिशिक किया जाता है तो एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन निकल करके पी क्षेत्र में, और पी क्षेत्र के कोटर एन क्षेत्र की ओर गति करने लगते हैं, जिसके कारण दोनों का उदासीनीकरण होता है। और साम्यावस्था होने पर लगातार चूंकि बैटरी से जुड़े होने के कारण अल्पसंख्यक वाहकों का सांद्रण अधिक हो जाता है, और अल्पसंख्यक वाहकों का सांद्रण अधिक हो जाने के कारण संधि के पास पुनः वो वापस होकर के जुड़ते हैं, और जुड़ते समय जो ऊर्जा मुक्त होती है वही प्रकाश के रूप में क्या हो जाती है? इस डायोड से उत्सर्जित होने लगती है। इस कारण से इस प्रकार के डायोड को हम क्या बोलते हैं? तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड, यानी क्या बोलते हैं हम? एलईडी बोलते हैं, ठीक है। फोटो डायोड क्या है? इसका रिवर्स प्रोसेस है। फोटो डायोड क्या करता है? फोटो डायोड डिटेक्शन का काम करता है। अगर कहीं लाइट है, लाइट का पता करना है कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, तो उसके द्वारा हम उसमें किसका यूज करते हैं? तो फोटो डायोड का यूज करते हैं। फोटो डायोड एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश के संशोषण का कार्य करती है। फोटो डायोड को पश्चदिशिक रखा जाता है। जैसा कि देखिए आपको यहाँ पश्चदिशिक रखा गया है, यानी जो पी टाइप है इसको बैटरी के माइनस से जोड़ा गया, और जो यहाँ पर एन टाइप है इसको बैटरी के प्लस से जोड़ा गया है। तो ये आपका जो है ये क्या है? आपका पश्चदिशिक है। अब देखिए पश्चदिशिक के केस में क्या होता है? बहुत ही क्षीण धारा बहती है, जिसको हम अदीप्त धारा भी बोलते हैं। अब देखिए जब इस पर फोटोन अपतित हो रहा है, और अगर इस फोटोन की ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतराल, चूंकि इस केस में जो होता है एनर्जी गैप क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है पश्चदिशिक के केस में, इसलिए धारा नहीं बहती, लेकिन क्षीण धारा बहती है। अब देखिए जब वर्जित ऊर्जा अंतराल का यानी जो फोटोन आपतित हो रहा है उसकी तीव्रता यानी Eg से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। तो जब Eg से ज्यादा हो जाएगी तो और अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन और कोटर युग्म क्या होंगे? सहसंयोजक बंध टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन और कोटर मुक्त होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन और कोटर मुक्त होंगे तो यहाँ पर एक बल लगेगा जो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में लगता है, और कोटरों के क्या होता है? उन्हीं के दिशा में लगता है। तो कोटर मुक्त जो हुए हैं वो पी क्षेत्र में इकट्ठा होने लगेंगे, और जो एन क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए वो कहाँ चले जाएंगे? एन क्षेत्र में, उनमें बल अपोजिट साइड में लगेगा। जैसे देखिए ये आपका पी क्षेत्र है, ठीक है, और ये एन क्षेत्र है। तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म मुक्त होंगे तो इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि हम प्लस की ओर भागे, और जो वैद्युत क्षेत्र आंतरिक है इधर से एन से पी की ओर, ये चाहेगा कि नहीं इलेक्ट्रॉन पर बल किधर लगाता है? तो ऑपोजिट साइड में लगाता है। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएगा कहाँ? एन क्षेत्र में, और जो कोटर है उसी की दिशा में बल लगेगा, तो कोटर इकट्ठा कहाँ हो जाएगा? पी क्षेत्र में। और उनके इकट्ठा होने के कारण लगातार जो पश्च धारा थी उसका मान इतना प्रबल हो जाएगा कि वो किसके भांति व्यवहार करने लगेगा? वो बताने लगेगा कि बैटरी से कितनी धारा आ रही है। और इसी को हम यूज कर देते हैं फोटो डायोड को ही किसमें? सोलर पैनल में। उसमें क्या होता है कि जो पी टाइप और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन और कोटर होते हैं उनका जो सांद्रण होता है बहुत अधिक हो जाने के कारण जो आपका सौर सेल होता है वो बैटरी की भांति व्यवहार करने लगता है, और बहुत सारे सौर सेल को मिला देने से सोलर पैनल बन जाता है। इस कारण से वो वर्किंग करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वर्किंग है इसमें फोटो डायोड में। इसको पश्चदिशिक रखा जाता है। पश्चदिशिक के केस में एक बहुत ही सूक्ष्म धारा बहती है जिसको हम अदीप्त धारा बोलते हैं, और जब इस पर इतनी तीव्रता का फोटोन आपतित कराया जाता है जिसका मान एनर्जी गैप जो फॉरबिडन गैप होता है Eg से अधिक होने के कारण यहाँ पर और अधिक इलेक्ट्रॉन कोटर मुक्त होते हैं, जिससे पश्च धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिस धारा को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश धारा बोलते हैं। और इस प्रकार से आपका जो फोटो डायोड है वो क्या करता है? परिपथ में वर्क करता है। फोटो डायोड का परिपथ प्रतीक है, और ये लाइट इमिटिंग डायोड का क्या है? परिपथ प्रतीक है, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगर स्क्रीनशॉट लेना हो फिगर का तो ले लीजिए, बाकी समझना ही है आपको, समझ में आ गया होगा। अब अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा ट्रांजिस्टर का, ठीक है। चलिए तो अब हम हेडिंग लगाएंगे ट्रांजिस्टर। तो अब हम हेडिंग लगाएंगे ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। क्या लगाएंगे? ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, ठीक। अगर आपको पहले से मालूम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक। ट्रांजिस्टर देखिए क्या होता है, पहले जो डिवाइसेस होते थे उनमें ट्रायोड वाल्व का यूज होता था, आप देखे भी होंगे, ठीक है। जैसे इस प्रकार का कुछ डिवाइस देखते होंगे, उसमें से 3 वायर निकला रहता है तो उसको ट्रायोड बोलते हैं, और जहां से 2 निकला होता है उसको क्या बोलते हैं? डायोड। तो पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों से बनी एक ऐसी युक्ति होती है जिसका प्रयोग हम ट्रायोड वाल्व के स्थान पर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर जो होता है, पहली बात आएगी तो इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी 1948 ईस्वी में बार्डिन तथा शोकले ने।
जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1956 ईस्वी में। अब देखो, इन ट्रांजिस्टर की खोज की वजह से जो हमारे बड़े बड़े टीवी वगैरह आते थे उनका जो स्ट्रक्चर थे वो बहुत छोटा हो गया। अब जो टीवी आ रहे हैं वो मोबाइल के जैसा हो गया, आप उसको हाथ में लेकर के घूम सकते थे। लेकिन पहले के जो टीवी वगैरह आते थे उसमें कुबड़े निकले रहते थे बड़े बड़े से, जिनको ले जाना कहीं बड़ा बड़ा ही कठिन होता था। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर पी व एन प्रकार के अर्धचालकों से बनी एक ऐसी युक्ति होती है जिसका प्रयोग हम ट्रायोड वाल्व के स्थान पर करते हैं। और इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज 1948 ईस्वी में बार्डिन तथा सोकले नामक वैज्ञानिक ने की, जिसके लिए इनको 1956 ईस्वी में क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब देखिए, बात आती है कि ट्रांजिस्टर कितने प्रकार का होता है। तो ट्रांजिस्टर 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर के कितने प्रकार होते हैं? 2। पहले ट्रांजिस्टर को हम बोलते हैं क्या? पी ट्रांजिस्टर बोलते हैं। और दूसरे टाइप को हम क्या बोलते हैं? तो दूसरे टाइप को हम बोलते हैं एन ट्रांजिस्टर। अब इसमें याद रखने वाली एक चीज आपको है कि जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है, यानी जो ट्रांजिस्टर होते हैं इसमें 2 डायोड होते हैं, ठीक है ना। 2 पीएन संधि डायोडों का प्रयोग किया जाता है, ठीक। जैसे अगर बात करें हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की, ठीक है ना, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर पहले कहेंगे किसको और इसके बाद एनपीएन ट्रांजिस्टर किसको कहेंगे, इसको सुन लीजिएगा। पीएनपी ट्रांजिस्टर किसको कहेंगे? जब 2 पी टाइप अर्धचालकों के बीच एक एन टाइप अर्धचालक की बहुत पतली तराश को जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार बने ट्रांजिस्टर को हम क्या बोलते हैं? पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलते हैं। जस्ट अपोजिट, जब हम 2 एन टाइप अर्धचालकों के बीच एक पी टाइप अर्धचालक की बहुत महीन तराश को जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार बने ट्रांजिस्टर को हम क्या बोलते हैं? एनपीएन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। अब इन दोनों ट्रांजिस्टरों में देखिए, पीएनपी ट्रांजिस्टर को, ठीक है, ये आपका क्या है? पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर इधर भी पी होगा और इधर भी क्या होगा? पी, और बीच में क्या होगा? पतली सी महीन सी तराश होगी किसकी? एन की। इधर वाला जो हिस्सा होता है, इस हिस्से को हम बोलते हैं इमीटर, यानी क्या बोलते हैं? उत्सर्जक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्सर्जक। यानी ये वाला हिस्सा किसका है? तो ये हिस्सा है आपका उत्सर्जक का है, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा होता है, ये होता है संग्राहक का, ठीक है। और बीच में जो हिस्सा होता है महीन, इसको हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार, ठीक है। और जो पहली सी पीएन संधि डायोड होती है, इस पीएन संधि डायोड को हम किस में रखते हैं? तो इसको हम रखते हैं अग्रदिशिक में। किस में रखते हैं? अग्रदिशिक। अब देखिए, अग्रदिशिक कैसे है? यहाँ पर क्या है? पी, तो अग्रदिशिक का मतलब ट्रू कनेक्शन, और ट्रू कनेक्शन का मतलब होता है प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से। तो पी को प्लस से, एन यानी माइनस से, तो इसको माइनस से। यानी जो पहला पीएन संधि डायोड होता है इसको हम किस में रखते हैं? अग्रदिशिक। और जो बाद वाला होता है, यानी जो उत्सर्जक आधार है, इसको हम रखते हैं अग्रदिशिक। और जो पीछे का होता है दूसरा पीएन संधि डायोड, इसको हम किस में रखते हैं? पश्चदिशिक। और पश्चदिशिक के केस में क्या होता है? पश्चदिशिक के केस में हम माइनस को प्लस से जोड़ते हैं, यानी जो एन था इसको प्लस से जोड़ दिया, और जो पी था उसको किससे जोड़ दिया? माइनस से जोड़ दिया। तो ये हो गया आपका पश्चदिशिक, ठीक है। पश्च हो गया और ये क्या हो गया? अग्र हो गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से जो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर में भी 3 होंगे हिस्से, और 3 हिस्से में पहले एन होगा, फिर बीच में महीन तराश होगा किसका? पी का, और इसके बाद क्या होगा? एन। इसको क्या बोलेंगे हम? तो इसको हम बोलेंगे इमीटर, इसको बोलेंगे बेस यानी आधार, और इसको क्या बोलेंगे? कलेक्टर यानी संग्राहक। फिर वही जो पहला पीएन संधि डायोड है, इसको किस में जोड़ना है? फॉरवर्ड बाइस में जोड़ना है, यानी अग्रदिशिक में। अग्रदिशिक के केस में क्या होता है? अग्रदिशिक के केस में प्लस को प्लस से जोड़ते हैं, यानी पी टाइप को किससे जोड़ेंगे? प्लस से। एन टाइप को किससे जोड़ेंगे? माइनस से। यहाँ भी आपका जो दूसरा पीएन संधि डायोड होता है उसको हम पश्चदिशिक रखते हैं, यानी पश्चदिशिक का मतलब है कि जो आपका पी है उसको माइनस से जोड़ेंगे, और जो आपका एन है उसको किससे जोड़ेंगे? प्लस से जोड़ेंगे। तो ये वाला जो होता है दूसरा पीएन संधि डायोड, इसको हम किस में रखते हैं? पश्च। तो ये हो गया आपका अग्रदिशिक हो गया, और ये आपका क्या हो गया? पश्चदिशिक हो गया। अब जो मेन चीज आती है, कभी कभी आपको सीधे प्रश्न पूछ लेता है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर का परिपथ प्रतीक बनाइए। तो परिपथ प्रतीक बनाने के लिए देखिए, सबसे आसान है परिपथ प्रतीक। 2 आपको गोला बना लेना है, ठीक है, ठीक है। 2 गोले बन गए, यहाँ पर एक रेखा खींच लेनी है, एक लाइन इधर और एक लाइन इधर और एक इधर, ठीक। फिर सेम इसमें भी उसी प्रकार से बना लेना है, एक इधर एक इधर, ठीक है। अब देखिए, जो बीच वाला हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। तो ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका इमीटर ई, और ये हो गया आपका कलेक्टर सी। सेम यहाँ ये हो गया बी, और ये हो गया आपका क्या? ई, और ये हो गया आपका क्या? सी, ठीक। कहीं भी लिख सकते हैं, ई को यहाँ भी लिख सकते हैं, सी को बाहर भी लिख सकते हैं।
ये अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर का परिपथ प्रतीक बनाना है और एक इसका है एनपीएन का है, तो जो मेन चीज देखनी है वो आपको देखनी है एरो, इमीटर में जो करंट की दिशा है वो किधर दिखानी है। तो देखिए पीएनपी है ना, तो पीएनपी का मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये पी है और एन है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी इमीटर में जो धारा होगी वो इमीटर से किधर होगी, बेस की ओर होगी, यानी ई से बी की ओर। ठीक है, ये होगी धारा की दिशा। क्लियर है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी वही चीज आपको याद रखना है, ट्रू कनेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी बेस से कहाँ जाएगा, इमीटर की। तो यहाँ जो धारा की दिशा होगी एनपीएन ट्रांजिस्टर में, ये इमीटर की ओर होगी और ये इमीटर से इधर होगी अंदर की ओर। ठीक है, इधर होगी अंदर की ओर और इधर होगी आपकी बाहर की ओर। तो ये है आपके ट्रांजिस्टर के परिपथ प्रतीक, कि ट्रांजिस्टर को परिपथ में किस प्रकार से दिखाया जाता है। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम देखेंगे वर्किंग की, कैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर वर्क करते हैं। ठीक है, अब देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि कैसे है, कैसे कार्य करता है, उसको दिखाया गया है। इसमें जो उभयनिष्ठ रखा गया है, उभयनिष्ठ किसको रखा गया है, आधार को। तो उभयनिष्ठ आधार परिपथ पीएनपी ट्रांजिस्टर निम्न चित्र में प्रदर्शित है, ऐसा आपको लिखना है। यहाँ देखिए पी क्षेत्र में क्या है, तो पी क्षेत्र में कोटर ज्यादा है, यहाँ भी कोटर क्या है, ज्यादा है। एन क्षेत्र में पतली तरह से, इसमें क्या होंगे, कम होंगे। तो देखिए जैसे ही जो आपका इमीटर बेस ये वाला जंक्शन है, इसको अग्रदिशिक रखा जाता है। तो अग्रदिशिक रखने के कारण जो है, अग्रदिशिक होने के कारण पी क्षेत्र से कोटर एन क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं और एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन है वो पी क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं। एन क्षेत्र में इनका कंसंट्रेशन इतना कम होता है, इतना पतला होता है कि अधिकतर जो कोटर होते हैं पार करके कहाँ चले जाते हैं, कोटर में। कुछ ही जो कोटर होते हैं एन टाइप यानी आधार में इलेक्ट्रॉनों से संयोग कर पाते हैं, और लगभग मतलब 100 में से 2 ही संयोग कर पाते हैं, बाकी सब निकल करके कहाँ आ जाते हैं, कलेक्टर में आ जाते हैं। तो जब ये संयोग करते हैं तो संयोग करते समय इनका संयोजन जब हो जाता है, तो उसके बाद जब बैटरी के ऋण टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकल करके ई में जाता है, तो वैसे ही उसी समय यहाँ से इमीटर से एक कोटर निकल करके, ठीक है, इससे संयोग कर लेता है। और जब कोटर संयोग करता है, जैसे ही संयोग करता है, तो उसी समय यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इमीटर से निकल करके बैटरी VEB के धन सिरे पर आकर के प्रवेश कर जाता है, और जिसके कारण इस परिपथ में क्या बहने लगती है, एक धारा बहने लगती है। उसी प्रकार सेम अब यहाँ से P से निकले हुए कोटर यहाँ आ जाएंगे, तो जैसे ही पश्च दिशिक हैं तो पश्च दिशिक में कोटर को सहायता करेंगे और कोटर कहाँ पर आ जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे C पर। उसी समय जो बैटरी का बड़ा पश्च विभव VCB से जोड़ा गया है, पश्च विभव से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसको क्या कर देगा, उदासीन करेगा। जैसे ही इसको उदासीन करेगा तो इमीटर में एक सहसंयोजक बंध टूटेगा, और सहसंयोजक बंध टूटने के कारण जो कोटर है वो इलेक्ट्रॉन की ओर, और जो इलेक्ट्रॉन है बैटरी यानी ई से निकल करके फिर VEB के धन सिरे में पहुंच जाएगा। इस प्रकार संग्राहक उत्सर्जक परिपथ में भी एक धारा बहने लगती है। इस प्रकार से आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या करता है, वर्क करता है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि अग्रदिशिक होने के कारण जो आपका पीएन, पहला अग्रदिशिक पीएन संधि डायोड है, चलिए ये अग्रदिशिक है और ये क्या है आपका पश्च दिशिक है, ये आपका है पश्च दिशिक। ठीक है ना। तो जो अग्रदिशिक होने के कारण यहाँ के जो कोटर है वो एन क्षेत्र के और एन क्षेत्र के इधर चलने लगते हैं, और जैसे ही संयोग करते हैं तो संयोग जैव ही करते हैं तो VEB के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके प्रवेश कर जाता है आधार में, और आधार में जैसे ही प्रवेश करता है इधर से एक इलेक्ट्रॉन VEB से निकल के आधार में, उसी समय यहाँ इमीटर वाले सेक्शन में यानी पी क्षेत्र में एक सहसंयोजक बंध टूटता है, और सहसंयोजक बंध टूटने से इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल करके ई सिरे से आकर के बैटरी VEB के धन सिरे में पहुंच जाता है, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया है इससे यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाता है, और होल कोटर किधर गति करने लगता है, एन की ओर गति करने लगता है, जिसके कारण धारा बहने लगती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, आधार धारा। इस प्रकार से इसमें एक धारा बहने लगती है, क्षीण धारा। इधर पश्च दिशिक वोल्टेज है, तो यहाँ पर जो कोटर आकर के इकट्ठा हुए पश्च दिशिक होने के कारण सी पर इकट्ठा हो जाएंगे। जैसे सी से जाना चाहेंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बैटरी VCB से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन निकल करके जाकर के कोटर को क्या कर देगा, उदासीन। और जैसे इधर कोटर उदासीन होगा उसी समय ई क्षेत्र में यानी उत्सर्जक वाले क्षेत्र में फिर से एक इलेक्ट्रॉन जो सहसंयोजक बंध टूटेगा,
और इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म फ्री होंगे और इलेक्ट्रॉन आएगा धन सिरे पर, कोटर गति करेगा आधार की ओर। इस प्रकार से उत्सर्जक संग्राहक परिपथ में भी एक धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार से आपका ट्रांजिस्टर वर्क करता है। तो जो धारा बहती है आधार से उसको हम बोलते हैं आधार धारा, और जो कलेक्टर से आती है उसको हम क्या बोलते हैं, संग्राहक धारा बोलती है। दोनों धाराओं को मिला करके जो धारा बनती है उस धारा को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जक धारा बोलते हैं। यानी आई ई बराबर किसके हो जाएगा, तो हो जाएगा आई बी प्लस आई सी के बराबर हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से एनपीएन ट्रांजिस्टर की भी वर्किंग है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में देखिए जो एन में है इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही आप पहले पीएन संधि डायोड को अग्रदिशिक रखते हैं तो अग्रदिशिक रखने के कारण, ठीक है ना, अग्रदिशिक होने के कारण जो यन है यानी यन के जो इलेक्ट्रॉन है वो आधार की ओर चलने लगते हैं, और जो आधार के यानी पी क्षेत्र के जो कोटर है वो उत्सर्जक की ओर चलने लगते हैं। और जैसे ही इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर इंटर करता है उसी समय इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को टूटता है और जो इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म है वो क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म जैसे ही मुक्त होते हैं तो आधार से जो मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन आकर के बैटरी के धन सिरे पर क्या हो जाता है, धन सिरे पर आता है, और यहाँ पर जो कोटर मुक्त हुआ है वो बैटरी के ऋण सिरे की ओर चलने लगता है। तो इस प्रकार से इस अग्रदिशिक परिपथ में भी एक धारा बहने लगती है। अब जब पश्च दिशिक किया जाता है दूसरे पीएन संधि डायोड को पश्च दिशिक किया जाता है, तो पश्च दिशिक के केस में अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठा है सी पर इकट्ठा होंगे, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे VCB बैटरी के धन सिरे से आकर के क्या हो जाएंगे, उदासीन। और जब ही उदासीन होंगे उसी टाइम से फिर से उत्सर्जक में जो सहसंयोजक बंध बना हुआ है वो क्या होगा, टूटेगा। और जब सहसंयोजक बंध टूटेगा तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन और जो कोटर है वो फ्री होंगे, तो इलेक्ट्रॉन फिर से जाएगा बैटरी के जो VEB है उसके धन सिरे पर चला जाएगा। इस प्रकार से पश्च दिशिक वोल्टेज यानी संग्राहक उत्सर्जक परिपथ में भी एक धारा बहने लगती है। इस प्रकार से आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर भी क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ भी जो आधार से धारा बहेगी, डायरेक्शन आपको याद रखनी है, ऊपर की ओर रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति किधर करते हुए चले आ रहे हैं, बैटरी के भी इधर की ओर गति करते चले आ रहे हैं, तो धारा की दिशा ऊपर होगी। इधर से भी इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आ रहे हैं प्लस के पास, तो यहाँ भी धारा ऊपर, और यहाँ से कोटर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा है, कोटर, तो कोटर के आने के कारण यहाँ पर जो धारा होगी वो किधर होगी, नीचे की ओर होगी। क्लियर है ना। अब देखिएगा, तो यहाँ भी जो उत्सर्जक धारा होगी वो दोनों धाराओं के योग के क्या होगी, बराबर होगी। अब देखिए बात आती है, कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि बताइए जो, अच्छा यहाँ पर देखिए एक चीज और आपको याद रखनी है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो आंतरिक, ठीक है ना, जो आंतरिक वैद्युत धारा बहती है, ठीक है ना, आंतरिक परिपथ में जो वैद्युत धारा बहती है वो किसके कारण बहती है, कोटरों के कारण। और बाहरी परिपथ में जो धारा बहती है वो किसके कारण बहती है, तो इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती है। जस्ट अपोजिट यहाँ आंतरिक, ठीक है ना, आंतरिक तथा बाह्य परिपथ दोनों में जो धारा बहती है किसके कारण बहती है, इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो जो आपका ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये अधिक उपयोगी हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुसंख्यक भाग यानी धारा को प्रवाहित कराने के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों है। तो आपसे प्रश्न बनता है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर की अपेक्षा एनपीएन ट्रांजिस्टर का अधिक उपयोग किया जाता है, क्यों? तो आपका सिंपल सा जवाब होगा कि पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर में, पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र होता है वो कोटरों के कारण होता है, जबकि बाहरी क्षेत्र में जो वैद्युत धारा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। जबकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में बाहरी तथा आंतरिक दोनों जो वैद्युत धारा का प्रवाह होता है किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अतः इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कोटरों की गतिशीलता से क्या होती है, अधिक होती है। इस कारण हम पीएनपी ट्रांजिस्टर के बजाय एनपीएन ट्रांजिस्टर का क्या करते हैं, अधिक उपयोग करते हैं। ठीक है ना, आशा करते हैं आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, अगर दोबारा से देखना चाहते हैं तो देखिए, इसलिए हम वीडियो थोड़ा शॉर्ट बना रहे हैं और स्पीड हमारी बोलने की क्या है, ज़्यादा है। तो जो वीडियो आप 8 से 10 घंटे में देख रहे हैं वो वीडियो आप 1 ही घंटे में देखेंगे, उसको 2 से 3 बार देखेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। फिगर से ही सब कुछ लिखना होता है। जैसे सपोज अगर इसको लिखना हो गया तो क्या लिखेंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ आधार परिपथ का परिपथ आरेख निम्न चित्र में प्रदर्शित है। पी क्षेत्र में, दोनों पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन है, और दोनों क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन है, पी क्षेत्र में क्या है, कोटर है। पहले पीएन संधि डायोड को VEB बैटरी के द्वारा अग्रदिशिक रखा गया है, और दूसरे पीएन संधि डायोड को VCB बैटरी के द्वारा पश्चदिशिक रखा गया है। फिर इसके बाद वर्किंग आपको लिखनी है। तो वर्किंग में क्या है, जैसे ही पहले पीएन संधि डायोड को अग्रदिशिक रखा जाता है तो
यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके आधार में इधर उत्सर्जक में प्रवेश करते हैं और इधर से कोटर इधर प्रवेश करता है आधार में। जब इनका संयोग होता है तो संयोजन के पश्चात जब यहाँ से बैटरी के ऋण सिरे से निकल करके VEB से निकल करके उत्सर्जक में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, उसी समय यहाँ से एक कोटर मुक्त होता है और कोटर गति करने लगता है उत्सर्जक की ओर। और जब उसके बाद जब इधर गति करता है तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकल के बैटरी के VEB से आता है, जिसके कारण इसमें एक धारा बहने लगती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आधार धारा बोलते हैं। इसके बाद जो आपका उत्सर्जक और दूसरा पीएन संधि डायोड है पश्चिम दिशा रखे जाने के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हुए हैं सी से चलना प्रारंभ करेंगे तो बैटरी के धन टर्मिनल पे आकर के क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। और जैसे ही उदासीन होते हैं उसी समय उत्सर्जक में एक सहसंयोजक बंध टूटता है और इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। और इनके मुक्त होने से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके आधार से होते हुए बैटरी के धन सिरे पर प्रवेश करेगा और इसके बाद इधर से एक धारा बहेगी जिसको हम बोलेंगे संग्राहक धारा। इधर से इलेक्ट्रॉन आए तो संग्राहक धारा की दिशा भी क्या होगी, अपोजिट होगी। और जो आधार धारा और संग्राहक धारा है दोनों मिल करके उत्सर्जक धारा के बराबर हो जाती है, अर्थात IE बराबर किसके हो जाता है, IB प्लस IC के। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे गेट्स पे। देखिए, जो हमारा आखिरी टॉपिक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो क्या होता है, लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट क्या होते हैं, लॉजिक का मतलब ही होता है तर्क, यानी ऐसा परिपथ, ऐसा डिजिटल परिपथ जो निवेशी और निर्गत के बीच एक तर्क संगत संबंध देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गेट बोलते हैं। जैसे सपोज अगर हम कहें कि दो टर्मिनल है X प्लस Y, ठीक है, और X प्लस Y इज इक्वल टू क्या होता है आपका, Z होता है। क्या होता है, Z होता है। तो इसका मतलब एक रिलेशन है ना, कि यानी जो Z की वैल्यू होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, X और Y पर डिपेंड करेंगी। यानी इधर से निवेश हो गया तो निर्गत में एक रिलेशन आएगा, उस रिलेशन को हम किसके द्वारा समझते हैं, तो लॉजिक गेट के द्वारा समझते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे जो गेट होते हैं, मूल गेट कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। एक होता है OR गेट, एक होता है AND गेट और एक क्या होता है, NOT गेट होता है। अब जब हम OR गेट को और NOT गेट को मिलाएंगे तो क्या बन जाता है, NOR गेट बन जाता है। जब AND गेट और NOT गेट को बनाते हैं तो क्या बन जाता है, NAND गेट। ये 5 गेट हमको पढ़ने हैं बस। और इसके बाद जो आगे JOR गेट होते हैं, ये सब गेट को हमें आगे पढ़ना होता है, आगे हायर क्लासेस में। तो आज जो हमारे सिलेबस में वो कितने हैं, 5 ही है। तो बारी बारी से हम सबको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो जो पहला गेट है, आप लोग हेडिंग डालेंगे OR गेट। ठीक, तो हेडिंग डालिएगा OR गेट। ठीक, OR गेट। तो OR गेट का जो प्रिंसिपल होता है, तो OR गेट का प्रिंसिपल जो प्रतीक होता है परिपथ, वो परिपथ प्रतीक कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसमें 2 ठो क्या होते हैं, तो 2 ठो होते हैं आपके निवेशी टर्मिनल। ठीक, 2 क्या होते हैं, निवेशी टर्मिनल होते हैं, और एक ठो क्या होता है, निर्गत टर्मिनल होता है। तो निवेशी टर्मिनल को हम डिनोट कर देते हैं A और B से, और जो निर्गत टर्मिनल है क्या हो जाएगा आपका, Y हो जाएगा, और ये हो गया आपका R। ठीक, अब इसमें एक होता है बूलियन व्यंजक, यानी बूलियन व्यंजक वे चर जिन पर जो है निर्गत वोल्टेज डिपेंड करते हैं और निवेशी वोल्टेज के बीच रिलेशन दिखाया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, बूलियन व्यंजक। तो अगर हम बात करें OR गेट की, तो OR गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है वो होता है A प्लस B। ठीक है, A प्लस B जो बूलियन व्यंजक होता है OR गेट का, क्या होता है, A प्लस B इक्वल टू होता है Y। और इसको पढ़ते हैं कैसे, तो इसको पढ़ते हैं ARB इज इक्वल टू Y। क्या पढ़ते हैं, ARB इज इक्वल टू Y। इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ये जो आप इसके लिए एक सत्यता सारणी बनती है, तो सत्यता सारणी ही बताती है कि इसमें से धारा का प्रवाह होगा कि नहीं होगा। अब इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पर हमने डायग्राम लिया और 2 ठो हमने क्या लगा दिया, स्विच। एक स्विच A है और दूसरा क्या है, स्विच B है। ठीक है, और यहाँ हमने लगा दिया क्या, एक ठो बल्ब लगा दिया। ठीक, अब यहाँ एक बैटरी से हमने इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया है। अब देखिए कैसे वर्किंग करेगा, सत्यता सारणी बनानी कैसे है। तो सत्यता सारणी इधर बना लेते हैं हम, सत्यता सारणी बना लीजिए इस गेट का। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आता है कि OR गेट क्या होता है, उसका परिपथ प्रतीक तथा सत्यता सारणी बनाइए। तो सत्यता सारणी के लिए इसमें 2 ठो निवेशी वोल्टेज है, तो 2 ठो बना लीजिए, A और B। ये आपके क्या है, निवेशी। ठीक, और निर्गत आपको कितना मिलना है, 1। तो ये हो गया आपका निर्गत, और निर्गत आपका क्या है, Y। ठीक, सत्यता सारणी बनानी है।
अब देखिए जब, और सत्यता सारणी जो पूरा आपका ये गेट चलेगा किस पर चलेगा, 0 और 1 पर। यानी कंप्यूटर में जो चलते हैं डिजिट वो क्या होते हैं, 0 और 1 में। जैसे किसी का नाम लिखना है तो वो हमेशा 0 0 1 में कैलकुलेशन करता है। कंप्यूटर को बस दो ही चीज मालूम है, 0 और 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो पहला आपका स्विच है ए, पहला जो स्विच है आपका ए, न स्विच ए चालू है न स्विच बी चालू है, तो यहाँ से जो धारा जाएगी ये क्या कंडक्ट करा पाएगी, यहाँ पर बल्ब में आ पाएगी तो नहीं आ पाएगी। तो यानी जब न स्विच ए ऑन है और न ही बी ऑन है, ठीक है ना, 0 किसको बताता है, ऑफ स्टेट को, 1 किसको बताता है, ऑन। तो जब कहीं से धारा नहीं जाएगी तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो जो यहाँ पर आपका आउटपुट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, 0। ठीक है, क्लियर है। जब दोनों यानी ए और बी दोनों में धारा नहीं होगी, यानी दोनों ऑफ होंगे, तो कोई हमको वोल्टेज नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए हमने ए को बंद कर दिया, तो ए को बंद कर दिया मतलब 1 कर दिया, और बी क्या है, ऑफ है, ठीक है ना, सॉरी ए को हमने क्या कर दिया, बंद चालू कर दिया, ऑन स्टेट में कर दिया, और बी क्या है, ऑफ स्टेट में, यानी 0 है। तो देखिए कोई भी स्टेट हो, इधर से गया धारा, इधर से होते हुए बल्ब से होकर क्या आएगी, बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा। तो इस कंडीशन में बल्ब हमारा क्या होगा, जलेगा। क्लियर है। अब देखिए अगली जो केस होगी, अगली केस में हम क्या करते हैं, ए को हम ऑफ कर देते हैं, बी को क्या कर देते हैं, ऑन। तो ए हो गया ऑफ, बी क्या हो गया, ऑन। अब चाहे ए को ऑन करे चाहे बी को ऑन करें, ए किस में जाएगा, यहाँ से करंट आगे से नहीं जाएगी, लेकिन यहाँ से होते हुए फिर से यहाँ से चली जाएगी, और यहाँ से आपका जो बल्ब है वो क्या करेगा, ग्लो यानी चलेगा। अगर दोनों को बंद कर दें तो दोनों से मिलकर के धारा बटेगी, फिर यहाँ धारा इकट्ठा होकर के फिर से आ जाएगी, यानी जब दोनों ऑन स्टेट में होंगे तब भी हमें वोल्टेज क्या होगा, मिलेगा। तो ये हो जाएगा और गेट का सत्यता सारणी। यानी ए आर बी का मतलब है चाहे ए में चाहे बी में से किसी में भी धारा होने पर, किसी में भी निवेश करने पर हमें आउटपुट मिलना ही मिलना है। तो ये हो गया आउटपुट का सर्किट डायग्राम, और ये हो गया आपका ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी। अगर आपको समझाना है तो आप समझा देंगे कि जब दोनों स्विच ए और बी दोनों ऑफ होते हैं तो बल्ब, यानी बल्ब को हम दिखा देते हैं किससे, वाई से, तो बल्ब नहीं जलता है, यानी उसमें प्रकाश नहीं आता। जब ए को बंद करते हैं, ए को ऑन स्टेट में करते हैं, बी को ऑफ स्टेट में करते हैं तो जलता है। बी को ऑन स्टेट में, ए को ऑफ करते हैं तब भी जलता है, दोनों को ऑन करते हैं तब भी जलता है। इस प्रकार से एक्सप्लेन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ए और गेट का है परिपथ प्रतीक, इसको कैसे पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं ए और बी इज इक्वल टू वाई। क्लियर है, चलिए ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। इसके बाद दूसरा गेट है, तो दूसरा गेट हमारा क्या है, एंड गेट है। दूसरा गेट हमारा क्या है, एंड गेट। तो दूसरे गेट पर आ जाते हैं। दूसरा गेट है आपका एंड गेट, ठीक। तो एंड गेट ऐसी युक्ति है जिसमें दो निवेशी टर्मिनल होते हैं तथा एक क्या होता है, निर्गत होता है। उसमें भी दो निवेशी होते हैं, एक क्या होता है, निर्गत। इसका जो परिपथ प्रतीक है, इसका परिपथ प्रतीक कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। दो ठो क्या होते हैं, निवेशी, ठीक, और एक ठो क्या होता है, निर्गत, वाई, ठीक, ए और बी। अगर इसके बुलियन व्यंजक की बात आए तो बुलियन व्यंजक जो इसका होता है, बुलियन व्यंजक, तो इसका बुलियन व्यंजक होता है a इंटू बी इक्वल टू वाई। तो a इंटू बी इसको नहीं पढ़ते हैं, इसको a एंड b इक्वल टू वाई पढ़ते हैं। a एंड b इक्वल टू वाई का मतलब है कि अगर दोनों में धारा होगी तभी निर्गत वोल्टेज हमको क्या होगा, मिलने वाला है। अब देखिए इसके केस में अगर इसकी सत्यता सारणी बनानी है तो सत्यता सारणी आराम से बन जाएगी, ठीक है। कैसे बनेगी सत्यता सारणी, तो ए एंड बी मतलब दोनों में होनी चाहिए। तो पहले तो निवेश कर लेते हैं, ठीक, अभी डायरेक्टली समझा रहे हैं, इसके बाद फिर वैसे समझा देते हैं। तो ए और बी, यहाँ क्या है वाई, ए ऑफ है तो यहाँ भी क्या होगा, 0। ये तो क्लियर है। एक ए को ऑन किया, ठीक है, बी को ऑफ रखा, तब भी यहाँ मिलेगा क्या, 0, क्योंकि ए एंड बी मतलब दोनों में होगा तभी मिलेगा हमको। फिर इसके बाद 0 एंड 1, ठीक है, फिर 0 मिलेगा, दोनों में है तो हमको मिलेगा। तो ये हो जाएगा एंड गेट की सत्यता सारणी, ठीक है। एंड गेट की क्या हो जाएगी, सत्यता सारणी। अब देखिए इसको हम ऐसे बनाते हैं उसके हिसाब से। तो पहले इधर बना लेते हैं, ठीक, चलिए इधर फिगर के नीचे ही बनाएंगे ना। चलिए जैसे वही सेम प्रोसेस, यहाँ दो स्विच सीरीज में लगाएंगे, वहाँ समांतर क्रम में लगाया था, यहाँ कैसे लगा देते हैं, सीरीज में लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, बल्ब होगा, ठीक, ये बैटरी है, ये स्विच ए है और ये बी है, और यहाँ हमें वाई पर क्या मिलना है, आउटपुट मिलना है।
तो सत्यता सारणी बनानी है, तो सत्यता सारणी बनाने के लिए एक निवेशी होंगे, तो निवेशी कितने हैं, 2 हैं, निर्गत हमें कितना मिलना है, 1 मिलना है। ठीक, तो निवेशी में है आपका ए और बी और निर्गत में क्या है, वाई। ठीक है ना, समझिएगा। हमने क्या किया, ए को ऑन कर दिया। ठीक है, चलिए पहले केस में हम क्या करते हैं, पहले केस में दोनों को ऑफ रखते हैं, तो जब दोनों को ऑफ रखेंगे तो धारा जाएगी ही नहीं, यानी हमको धारा क्या मिलेगी, 0, आउटपुट वोल्टेज हमको नहीं मिलेगा। अगर हम ए को बंद कर देते हैं, बी को, ए को ऑन कर देते हैं, बी को ऑफ रखते हैं, तो ए हो गया ऑन, बी है क्या, ऑफ, तो यहाँ से तो जाएगा लेकिन आगे जुड़ा ही नहीं है, तो आगे फिर नहीं जाएगा, यानी फिर यहाँ हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, ए को ऑफ कर दिया और बी को क्या कर दिया, ऑन, यानी ए को ऑफ कर दिया, बी को ऑन। अब यहाँ से बी में धारा नहीं जा रही, तो बी को ऑन करने से क्या मतलब है, फिर भी हमको नहीं मिलेगा वोल्टेज। फिर हमने क्या किया, दोनों को बंद कर दिया, दोनों को ऑन कर दिया, यानी एक, तब हमको क्या मिलेगी धारा। ठीक है, क्लियर है ना। तो इस प्रकार से सत्यता सारणी हो गई किसकी, एंड गेट की। ये हो गया एंड गेट का परिपथ प्रतीक। ठीक, इसके बाद तीसरा जो गेट है हमारा, वो तीसरा गेट होगा आपका नॉट गेट। तो पहले इसको कर लीजिए, इसके बाद नॉट गेट को हम लोग देखते हैं। हो गया, चलिए तो नॉट गेट देखते हैं। नॉट गेट भी एक लॉजिक गेट है, इसमें एक ही निवेशी होता है और एक ही क्या होता है, निर्गत होता है। तो इसका जो परिपथ प्रतीक होगा, उसका परिपथ कुछ इस प्रकार से होता है, परिपथ प्रतीक। ठीक, ए निवेशी है, ये क्या है, निर्गत है, और ये कौन सा गेट है, तो आपका नॉट गेट। ठीक है ना। तो नॉट गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है वो होता है ए बार इज इक्वल टू वाई, ए बार इज इक्वल टू वाई, और इसको पढ़ते हैं ए नॉट इक्वल टू वाई। क्या पढ़ते हैं, ए नॉट इक्वल टू वाई। ठीक, मतलब अगर ए में नहीं होगी धारा तो आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अगर ए ऑन होगा तो नहीं मिलेगा और ऑफ होगा तो मिलेगा। तो सत्यता सारणी अगर इसकी बनाएंगे तो सत्यता सारणी बहुत ही इजी हो जाएगी। ठीक है, एक तरफ क्या है, निवेशी यानी ए, और एक तरफ क्या है, निर्गत यानी बी। तो अगर इसमें स्विच ऑन है, ठीक है, ए में धारा है तो निर्गत नहीं मिलेगा, नहीं है तो निर्गत मिलेगा, और अगर है तो नहीं मिलेगा। कैसे, चलिए वर्किंग देखते हैं। ए हो गया आपका, यहाँ पर हो गया आपका प्रतिरोध हो गया, और यहाँ पर हमने लगा दिया क्या, एक स्विच लगा दिया, और यहाँ पर आगे हमने क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया। ठीक है ना, ये क्या है, बल्ब है। तो ये स्विच है ए और ये वाई है। तो बैटरी से जैसे हमने इसको जोड़ा, तो बैटरी से जोड़ते, तो जब हमने इसको ओपन रखा, ठीक है ना, स्विच ए क्या है, ऑफ स्टेट में है, तो यहाँ से धारा जाएगी और बल्ब से होते हुए आ जाएगी। यानी जब ए में कोई धारा नहीं है, 0 है, तो वाई हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, मतलब वहां पर बल्ब जो क्या होगा, प्रकाश देगा। इसके बाद अगर हमने ए को बंद कर दिया यानी ऑन कर दिया, तो ये हो गया 0। अब जो धारा जाएगी, यहाँ प्रतिरोध लगा हुआ है, तो पूरी धारा यहीं से खिंचा जाएगी और पूरी धारा यहीं पर डाउन हो जाएगी, तो यहाँ से फिर से वापस चली जाएगी, बल्ब के पास पहुंचेगी ही नहीं, तो बल्ब जलेगा ही नहीं। तो जब स्विच ऑन होगा तो इस स्टेट में हमको जो है आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो ये सत्यता सारणी हो जाएगी किसकी, नॉट गेट की। और नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी बोलते हैं, क्योंकि जब इसमें धारा आती है तो उसको कट करने के बाद फिर से क्या करता है, धारा को प्रोवाइड करता है। तो अगर बनाना हो तो बना लीजिए। ठीक है, और ये जो है वाई, ये किसको बता रहा है, ए बार को बता रहे हैं। ठीक है ना, यानी ए बार का मतलब क्या है, ए नॉट इक्वल टू वाई। ठीक, अब दोनों को मिक्स करना है, तो 2 गेट और पढ़ने हैं। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इसके बाद अगला गेट आप लोग हेडिंग डालेंगे नॉर गेट। ठीक, चलिए मिटाते हैं इसको। नॉर गेट क्या होता है उसको देख लेते हैं। नॉर गेट, तो नॉर गेट का मतलब ही हमने आपको बताया कि नॉर गेट क्या है। तो नॉर गेट नॉट गेट और गेट से मिलकर के बना है। यानी जब और गेट में हम नॉट गेट को जोड़ देते हैं तो इस प्रकार बने गेट को हम क्या बोलते हैं, नॉर गेट बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, नॉर गेट बोलते हैं। और नॉर गेट का जो परिपथ प्रतीक होता है वो किस प्रकार से होता है, तो जो नॉर गेट का परिपथ प्रतीक होता है उसको आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है,
तो ये था आपका और गेट, ठीक। और गेट के आगे आपने क्या लगा दिया, नॉट गेट। दो ठो क्या थे, निवेशी थे, और एक क्या था, निर्गत था, वाई, ठीक है। या फिर इसी को आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये हो गया आपका नॉर गेट। या फिर कैसे दिखा सकते हैं, ठीक, इधर है आपका, ठीक है, ए बी, इधर हो गया आपका क्या, वाई, क्या हो गया, वाई हो गया, ठीक है ना, ठीक। तो इसको हम मान लेते हैं वाई डैश मान लेते हैं। फिर इसके आगे हमने क्या जोड़ दिया, तो इसके आगे हमने जोड़ दिया नॉट गेट, तो फिर यहाँ हमको क्या मिल गया, वाई। तो यहाँ जो वाई डैश है, वाई डैश की वैल्यू क्या होगी, तो इसको भी दिखा सकते हैं। और ये आपका देखिए क्या है, और था, और ये क्या था, नॉट था। तो अगर इसकी वैल्यू आपको लिखनी है वाई की, तो बुलियन व्यंजक अगर लिखना है ना, तो बुलियन व्यंजक लिख ही देते हैं, अभी बता भी देते हैं कैसे होगा बुलियन व्यंजक। तो जो बुलियन व्यंजक होगा इसके लिए, किसके लिए, नॉर गेट के लिए, वो क्या होगा, तो बुलियन व्यंजक होगा a प्लस बी, यानी a और b नॉट इक्वल्स टू वाई पढ़ेंगे, ठीक है ना। a प्लस बी इक्वल टू वाई होता था, अब इसका a कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर और गेट के लिए जो आउटपुट है वो हमको क्या मिलता था, a प्लस बी इज इक्वल टू वाई डैश। अब फिर यहाँ से a था, तो a के बार इक्वल टू हमको क्या मिलता था, y मिलता था। लेकिन अब एक की जगह क्या हो गया, वाई डैश, तो वाई डैश का बार इक्वल टू में क्या मिल जाएगा, y, और वाई डैश की वैल्यू क्या है, a प्लस बी है, तो a प्लस बी का बार इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। तो जो नॉर गेट का बुलियन व्यंजक होता है वो क्या होता है, a और b इज नॉट इक्वल टू y। इसको ऐसे हम पढ़ते हैं। अब सर्किटल आपको क्या बनाना है, इसका सत्यता सारणी बनानी है। तो अब बार बार डायग्राम नहीं बनाएंगे, आप समझिएगा सत्यता सारणी। तो सत्यता सारणी में नॉर गेट की सत्यता सारणी बनानी है। तो निवेशी कितने होंगे, दो, ए और बी, ए क्या होंगे, निवेशी, और निर्गत क्या में आपको क्या मिलेगा, एक वाई, और ये होगा ए प्लस बी का बार, ठीक है ना। चलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा तो एक स्टेप बढ़ा दें, कन्फ्यूजन क्या होगा, आप इतने मैच्योर बच्चे हैं, कन्फ्यूजन होगा आपको। देखिएगा, अगर दोनों के दोनों क्या है, ऑफ है, किस केस में, एंड गेट के केस में, सॉरी और गेट के केस में, तो यहाँ दोनों क्या है, ऑफ है, ठीक। जब दोनों ऑफ है तो आउटपुट वोल्टेज हमको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हमने उसके आगे क्या जोड़ दिया, नॉट गेट। तो नॉट गेट में जब नहीं होता है तो हमको क्या होता है, मिलता है। जब कुछ नहीं होता है तो हमें धारा यानी आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, मिलता है, ठीक। इसके बाद इसको हमने ऑफ किया, इसको ऑन कर दिया, ए को ऑन कर दिया और बी को ऑफ रखा। तो जब किसी में, दोनों में से किसी को एक को ऑन रखते हैं तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है। लेकिन अभी जब ए प्लस बी मिल रहा है, हमें किससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है। लेकिन जब इसमें इंटर करेगा तो जो मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, यानी यहाँ हमको क्या मिलेगा, जीरो। फिर इसको ऑफ रखा, इसको ऑन कर दिया, फिर भी हमें वोल्टेज मिलेगा, लेकिन आगे लगा हुआ है नॉट गेट, तो फिर हमें नहीं मिलेगा। दोनों को ऑन रखने पर भी मिलेगा, लेकिन आगे नॉट गेट लगा है तो यहाँ नहीं मिलेगा। तो ये हो जाएगा सत्यता सारणी किसका, नॉर गेट का, ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो फिर देखिए यहाँ समझिए, मान लीजिए यहाँ क्या है, जीरो, यहाँ क्या है, जीरो, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, जीरो। लेकिन यहाँ से फिल्टर होकर हमें क्या मिलेगा, वन, पहला केस सेटिस्फाई, क्योंकि यहाँ नहीं होगा तो वहाँ मिलेगा नॉट गेट के केस में। फिर इसके बाद इसको हमने क्या रखा, ऑन, इसको ऑफ रखा। तो जब एक को ऑन रखा तो यहाँ हमें मिला, लेकिन जब यहाँ मिला तो मतलब यहाँ नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्योंकि नॉट गेट लगा है, नॉट का मतलब ही नहीं। अब इसको जीरो किया, इसको वन किया, ठीक है। अब फिर आपको यहाँ क्या हो गया, मिलेगा, और यहाँ मिलेगा तो फिर यहाँ नहीं मिलेगा। फिर दोनों में कर दिया तो यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आपकी सत्यता सारणी बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपका था नॉर गेट। अब देखते हैं हम किसको, आखिरी जो गेट होगा वो नैंड गेट होगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आखिरी गेट देखते हैं हम आज का, नैंड गेट। नैंड गेट, नैंड गेट में देखिए परिपथ प्रतीक क्या होगा, तो दो ठो निवेशी होते थे, ठीक, ए और बी, ठीक, और एक ठो क्या होता था, आउटपुट। लेकिन इसके आगे हमें क्या लगा देना, नॉट गेट, ये हो गया वाई, ठीक है ना। और इसका नाम क्या हो गया, नैंड गेट हो गया, ठीक। अब नैंड गेट के केस में करना क्या है हमको, तो नैंड गेट के केस में अगर इसको और दूसरे तरीके से बनाए तो इस प्रकार से बन जाएगा। पहले नैंड गेट होगा, ठीक है, ए और बी। इसके बाद यहाँ से हमें मिलेगा वाई डैश, वाई डैश को हम जोड़ेंगे किससे, नॉट गेट से, ठीक। तो यहाँ हमें मिलेगा वाई। तो ये आपका कौन सा गेट है, एंड गेट है, और ये आपका कौन सा है, नॉट गेट। दोनों कंबाइन होकर के क्या मिलेंगे हमें,
तो मिलेगा हमें नैंड गेट मिलेगा। अब बात आई इसके बूलियन व्यंजक की। तो बूलियन व्यंजक बहुत ही आसान है। अगर आपको आर गेट का एंड गेट का बूलियन व्यंजक याद है तो एंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, ए इंटू बी इक्वल्स टू वाई, लेकिन इसके आगे नॉट लगा है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, बार। तो ये हो जाएगा बूलियन व्यंजक किसका, नैंड गेट का। सत्यता सारणी पर आते हैं। तो सत्यता सारणी भी अब आसान हो गई होगी मेरे ख्याल से आपके लिए। तो सत्यता सारणी बनाते हैं। तो सत्यता सारणी बनाएंगे तो दो ठो निवेशी है ए और बी, और एक ठो में मिल रहा है y, और y है क्या, तो a इंटू बी इक्वल टू ए और एंड b इज नॉट इक्वल टू y है। अब देखिए होगा क्या है, अगर दोनों के दोनों क्या है, ऑफ स्टेट में, दोनों के दोनों क्या है, ऑफ स्टेट में, तो वहाँ हमें वोल्टेज नहीं मिलेगा। और जब वोल्टेज नहीं मिलेगा तो वहाँ वोल्टेज मिलेगा, ठीक है ना। जब वोल्टेज नहीं मिलेगा तो वहाँ वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि आगे लगा हुआ क्या, नॉट गेट, तो यहाँ वोल्टेज हमें मिलेगा। अब एक को ऑन किया, एक को ऑन किया, दूसरे को ऑफ रखा, तो सीरीज में जुड़े होते हैं तो आगे जाएगी नहीं, मतलब नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो नॉट गेट लगाए तो मिलेगा। फिर इसको 0 इसको 1 तो नहीं मिलेगा, लेकिन नॉट है तो मिलेगा। दोनों में है तो मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तो नॉट गेट लगा हुआ है तो नहीं मिलेगा। फिर वही फ्रेंड्स सत्यता सारणी बन गई, यहाँ से समझिए। ठीक, यहाँ पर क्या है, दोनों क्या है, ओपन है, दोनों क्या है, ओपन, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और जब यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तो यहाँ हमको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जब इधर एक ओपन है और एक नहीं ओपन है, यानी एक ऑन स्टेट में एक ऑफ स्टेट में है, तो यहाँ पर हमको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक। और जब कुछ नहीं मिलेगा तो यहाँ मिलेगा, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई। इसके बाद ए वाला ऑफ स्टेट में है, ए वाला क्या है, ऑन स्टेट में, तो जब ये पहला ऑफ है दूसरा ऑन है तब भी यहाँ में कुछ नहीं मिलेगा, जब यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तो यहाँ मिलेगा, तो तीसरा केस भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है ना। इसके बाद जब दोनों ऑन है, तो जब दोनों ऑन होंगे तो यहाँ पर हमें वोल्टेज मिलेगा, और जब आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, आगे नॉट गेट है तो ये नॉट करके क्या दे देगा, 0, तो नहीं मिलेगा। तो ये हो जाएगी सत्यता सारणी किसकी, नैंड गेट की। तो इस प्रकार से जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है वो समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको पसंद है तो अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, बहुत ही मेहनत लगी इसको बनाने में। और आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो अच्छा खासा आपका 8 नंबर जो आने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स से क्लियरली हो जाएगा। बस फिगर आपका बनना चाहिए, फिगर बन गया, जो काफ़ी चेक करने वाला होता है केवल और केवल आपका फ्री और जो डायग्राम होता है, फिगर होता है, उसको देखता है, और उसके बाद कनेक्शन देखता है। तो कनेक्शन कर लेंगे तो लिखना तो डायग्राम से ही है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।